अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा। जी, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, ग्रेट। अच्छा जी, उम्मीद है ईद सबकी खैरियत से गुजरी होगी। और ईद के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, स्पेशली बहुत सारी मतलब हमारे फीमेल मेंबर्स जो हैं जिनके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। कुछ को मैं एंटरटेन कर सका हूँ, कुछ को नहीं कर सका। जिनको नहीं कर सका, परेशानी की बात कोई नहीं है। मामला ये है कि समटाइम्स आप रेगुलर डेज में अपने आप को शेड्यूल कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो जिनकी क्यूरीज रह गई थी वो रेगुलर डेज में उन सबकी क्यूरीज सॉल्व हो जाएंगी। जिनकी हो गई थी दैट्स वेल एंड गुड। दूसरा, ईद का त्यौहार तो सबका तकरीबन एक जैसा ही होता है। जहाँ लोग आते जाते हैं रिश्तेदारों में, वहाँ तो एक समझ लें कि आपकी ईद अच्छी गुजरती है। और जहाँ पे आना जाना कम रहा है ट्रांसपोर्ट की वजह से या ये कोविड की वजह से, ईद बोरिंग गुजरी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी अपनी सेहत। आई थिंक उस पर किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा जैसे कि मैंने थोड़ा सा किया है। और थोड़ी सी जो है फास्ट फूड और आउटसाइड जो है खाना बाहर का, और जो थोड़ी सी आप करते हैं बेइज्जती, वो आपके सामने आती है। सो राइट नाउ मेरा गला जो है वो थोड़ा सा खराब है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से। अगर किसी को मसला आए कहीं पे या मैं लेक्चर के दौरान खांसूं तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। ओके। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बात की थी फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर हम लोगों ने एक गिग बनाई थी। फाइवर के ऊपर हम लोगों ने एक टाइटल जो था वो देखा था किस तरह से बनाना है, ठीक है। और किस तरह से हमने यूआरएल सबसे पहले जनरेट किया, फिर टाइटल जनरेट किया, देन वी पिक्ड अप अ फ्यू कैटेगरीज एंड देन वी पिक्ड अप अ फ्यू सर्च टैग्स, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है डिस्क्रिप्शन जो थी एक गिग की वो कंप्लीट लिखी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट को बताना है कि अगर आपको ये मसला आ रहा है जो भी आपकी गिग की सर्विस है, इफ यू आर हैविंग दिस इशू इन योर वेबसाइट और योर सॉफ्टवेयर, देन यू आर एट राइट प्लेस। अब वो इशू कोई भी हो सकता है, अगर उसको इंस्टॉलेशन का काम है, अगर उसको फुल वेबसाइट करवानी है, अगर उसको कस्टमाइजेशन करवानी है, तो पहले क्लाइंट को आप सेटिस्फाई करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। देन यू डिफाइन योर सर्विस कि आप इस गिग में क्या प्रोवाइड करेंगे विद इन 2 to 3 लाइन्स के आप इस गिग में क्या देने वाले हैं और कितना टाइम आप ले रहे हैं उसके ऊपर। उसके नीचे आप अपनी बाकी सर्विसेज भी डिफाइन कर देते हैं कि इसके अलावा आप वर्डप्रेस के अंदर किन किन चीजों के ऊपर काम करते हैं या पीएचपी के अंदर किन किन फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं। देन यू गो टू द पॉइंट के व्हाई द क्लाइंट चूज यू, क्यों वो आपको चूज करे, ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट होता है गिग का और ये जनरल हर एक के अंदर है। कुछ डिफरेंट यूनिकनेस लोग क्रिएट करते हैं इस तरह से कि कुछ लोग उसमें मनी बैक गारंटी डाल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसमें आफ्टर वीक 1 वीक सपोर्ट, ठीक है। आपने काम किया, काम करके आपने सारा कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज या वेबसाइट बना के क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दी, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 1 हफ्ते की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है लेकिन सिर्फ एक गुड जेस्चर के लिए लोग देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस तरह से क्लाइंट जो है वो अपने पिक करते हैं। कुछ लोगों का तरीकेकार ये होता है कि वो गिग के टाइटल के अंदर ही बता देते हैं कि आपको इतने टाइम के अंदर ये चीज ये काम मिल जाएगा। तो वो क्लाइंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि टाइमलाइन हर एक प्रोजेक्ट की कोई ना कोई टाइमलाइन होती है, तो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लाइंट समझता है कि हाँ यार, इस बंदे की प्रोफाइल पे अगर रिव्यूज भी हैं और ये दावा कर रहा है कि जो जो 2 दिन में काम देगा, 24 घंटे में देगा, 3 घंटे में देगा, तो ही विल डेफिनेटली डू दैट। अब काम करते करते कहीं पे मसला आ जाए तो दैट इज नॉट अ बिग बिग डील। सबके साथ होता है, क्लाइंट्स भी इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो उस चीज के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। कुछ मैंने आपको बोला था कि डेज के हवाले से, जो आपका $5 की गिग है उसकी डिलीवरी आपने एक दिन की रखनी है। जो आपकी उससे अगली जो पैकेज है, जो स्टैंडर्ड है, उसकी आपने $15 और 3 डेज या 2 डेज आपने डिलीवरी रखनी है। और जो आपका प्रीमियम है उसकी आप 3 डेज या 5 डेज, मतलब जो बेसिक है दैट इज 1 डे, स्टैंडर्ड इज 2 डे एंड प्रीमियम इज 3 और 5, ठीक है। इट्स अप टू यू। या 135, जो भी आपको बेहतर लगता है, पहले की एक दिन की डिलीवरी, दूसरे की 3 दिन में डिलीवरी और तीसरे की 5 दिन में डिलीवरी, इट्स अप टू यू।
और ये टाइम इंक्रीज हो जाता है वंस यू गेट एन ऑर्डर। आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो ये टाइम जो है वो आप इंक्रीज करवा लेते हैं। फिर कुछ बात हम लोगों ने की थी बायर रिक्वेस्ट के हवाले से, कुछ क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, उन पे बात करनी है। लेकिन कुछ बायर रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों लफ्ज डिफरेंट है। एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वायरमेंट है। बायर रिक्वायरमेंट्स जो हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये दो चीजें आपको गिग में लिखनी पड़ती हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लिखते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। आपको लगता है कि अगर आपसे लेट्स सपोज कोई भी बंदा वेबसाइट बनवाना आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि यार क्या आप थीम प्रोवाइड करोगे कि थीम मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन एंड आंसर इन डिटेल, ताकि क्लाइंट को इनबॉक्स में आने से पहले उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि भाई अगर तो आप थीम प्रोवाइड करेंगे तो आई विल चार्ज फॉर द सर्विसेज, अगर आप थीम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आई विल चार्ज फॉर बोथ थीम एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये आप उसमें बता सकते हैं। देन देयर कम्स बायर रिक्वायरमेंट्स। आपको बायर से क्या चाहिए? ठीक है, आपको अगर किसी की वेबसाइट को सी पैनल के ऊपर होस्ट करना है या सर्वर पे होस्ट करना है तो डेफिनेटली आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए सर्वर के। वो सर्वर लाइनक्स सर्वर हो सकता है, वो सर्वर जो है आर्म सी पैनल हो सकता है, वो किसी भी तरह का सर्वर हो सकता है जिसके ऊपर आपने वेबसाइट को होस्ट करना है। क्लियर है? तो ये गिग के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, इसके अलावा गिग में कुछ चीजें और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही मैं आप लोगों की गिग्स देखूंगा। तो करना मुझे ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर करूंगा, गूगल का फॉर्म शेयर करूंगा। उसमें एक 4 फील्ड होंगी आपके पास, जिसमें आप लोगों ने अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अपने जो प्रोफाइल लिंक्स हैं, फाइवर का, अपवर्क का, फ्रीलांसर का, पीपल पर आवर का। आई नो कि हमने सिर्फ अभी फाइवर का क्रिएट किया, तो फॉर 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 द टाइम आप सिर्फ फाइवर का जो है वो लिंक उसमें ऐड कर देंगे, और उस जो फॉर्म है उसको मैं एडिटेबल बना दूंगा, ताकि इन फ्यूचर जैसे ही हम लोग अपवर्क कवर करते हैं, हम पीपल पर आवर कवर करते हैं, तो आप उस फॉर्म को एडिट करके उसमें बाकी दो की भी एंट्रीज कर दें। और ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि मेरे पास सबका जब डाटा होगा तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं कोई एक लेक्चर शेड्यूल करूंगा जिसके अंदर मैं वन बाय वन सबकी प्रोफाइल्स पे आता जाऊंगा एंड आई विल लेट यू नो कि आपने जो गिग्स बनाई है उनमें मिस्टेक्स कहाँ पे है, क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वन डे की प्रैक्टिस तो है नहीं है किसी गिग के ऊपर। किसी गिग को आपको बिल्कुल ऑप्टिमाइज करना और उसको सर्च में लेके आना, दिस इज नॉट अ वन डे प्रैक्टिस। ठीक है, इस हवाले से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिपीटेड आइट्रेशंस, समटाइम्स हमें गिग्स को डिलीट करके दोबारा भी बनाना पड़ेगा। पिक्चर्स में फॉल्ट होगा, प्रोफाइल पिक्चर में फॉल्ट होगा, पैकेजेस में फॉल्ट होगा, प्राइसिंग में फॉल्ट होगा, तो वो सारी चीजें रिपीटेडली ठीक हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहली चीज है कि करना, अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, गिग क्रिएट होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इंशाल्लाह आपके साथ आज मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। उसमें काइंडली आप अपना जो फाइवर का लिंक है, अगर किसी की अपर प्रोफाइल पहले से बनी हुई है वो उसका लिंक भी ऐड कर दे, किसी की फ्रीलांसर की बनी हुई है चाहे पुरानी है उसका लिंक भी ऐड कर दे, किसी की पीपल पर आवर की अगर बनी हुई है पुरानी है उसका भी लिंक ऐड कर दे। ठीक है, हम उसी को रीइंस्टेट कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि हमने नई प्रोफाइल लाजमी क्रिएट करनी है। और कोशिश ये करनी है कि अपर पर पीपल पर आवर के ऊपर आप एक दफा ही साइन अप करें, फ्रीलांसर के ऊपर या फाइवर के ऊपर आप अगर आपका एक अकाउंट बंद हो भी जाता है तो यू कैन री या साइन अप अगेन ऑन दैट, उसमें कोई इशू नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि वर्डप्रेस के अंदर अगर किसी को मसला आ जाता है तो मसले को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि प्रॉब्लम किधर आ रही है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोगों ने मतलब मुझे वीकेंड के ऊपर पिंग किया कि हमें यहाँ पे इशू आ रहा है और समझ नहीं आ रहा था। आई टोल्ड देम कि डू योर डीबगिंग। अब डीबगिंग कैसे करनी है ये नहीं पता। देन आई टोल्ड देम कि यार आप जाएं गूगल जाके करें और ये स्पेसिफिक वेबसाइट है, यहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा। और वो पढ़ के आइडिया नहीं होता क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड आप लोग, तो आपको पता नहीं चलेगा। सो आई थॉट कि मुझे आपको बता देना चाहिए ताकि आप किसी भी जो है पॉइंट पे काम कर रहे हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नहीं समझ आए, कहीं से प्रॉब्लम आए तो आई विल रिपीट इट अगेन। क्लियर है? अच्छा जी, एम्प्स मेरा चल रहा है और वेबसाइट भी जो है मेरे पास, लेट मी चेक, अगर वो वर्किंग में है तो देन वी गो टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, वेबसाइट हमारी थी वर्डप्रेस इंस्टॉल। कुछ लोगों को इशू आ रहा था जी कि हमारे ऐप्स का होम नहीं रन हो रहा। छोड़ दे उसको, अगर ऐप्स का होम रन नहीं हो रहा तो मुझे आज तक होम की जरूरत नहीं पड़ी। आपके पास जैम चल रहा है, जैम चला ले, वैम चल रहा है, वैम चला ले, काम करे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंपनीज ने दिए हुए हैं। ठीक है, ये कंपनीज ने दिए हुए हैं। अगर आपके ओएस के साथ कंपैटिबल नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड नहीं है, तो आई और यू कैन नॉट सॉल्व इट स्ट्रेट अवे। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि अल्टरनेटिव अवेलेबल, आप वो यूज कर लें, वैम्प यूज कर लें, मैम्प यूज कर लें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं उसमें। तो ये हमारी वेबसाइट है। Let's suppose we get an issue at some point somewhere in the code,
कहीं पे भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट? ओपन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ये उसका कोड है। अब कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं जो कि आपके बड़े ऑब्वियस है। जैसे आपको पता है कि जब भी आपकी वेबसाइट जो है वो एक स्टार्ट होती है, वर्डप्रेस की बेसिक साइट है, तो स्टार्टिंग में पीएचपी की किसी भी साइट को एक फाइल चाहिए होती है, उसका नाम है index.php। ठीक है, सो index.php कहाँ पे लोकेटेड है? जब हम अपनी वेबसाइट के अंदर आए तो होम पेज पे एक फाइल है, इसका नाम है index.php। ठीक है, यहाँ से सारे का सारा वर्डप्रेस रन हो रहा है। अगर मैं इस फाइल का नाम रीनेम कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, इंडेक्स ए कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्टरी आ गई। अब वर्डप्रेस की साइट को स्टार्टिंग फाइल नहीं मिल रही। समटाइम्स कुछ क्लाइंट का ये इशू आ रहा था, उनकी वेबसाइट जो है उसका इंडेक्स पेज का नाम जो है वो चेंज हो गया, किसी हैकर ने सी पैनल में लॉगिन होकर किसी तरह से सर्वर में लॉगिन होकर नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर जैसे ये रिक्वायर का जो कोड है, इसका काम ये है कि ये जो है हेड वर्डप्रेस का जो ब्लॉग हेडर है उसको लेके आता है। इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास पेज एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो वर्डप्रेस का जो वर्जन है, अगर आप फ्रेश वर्जन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये थीम नहीं है, ये बेसिक वर्डप्रेस है। थीम का जो फोल्डर है वो डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है नल थीम का। नल थीम का मतलब ये होता है कि आपने वो थीम यूज किया है जो कि वैसे तो पेड मिलता है थीम फॉरेस्ट से या इन्वेटो से, लेकिन किसी थर्ड पार्टी साइट से को वो थीम जो है वो फ्री में मिल गया है, हालांकि वो पेड वाला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नल थीम। और उस नल थीम के अंदर काफी सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप उसको यूज कर लें, आफ्टर सम टाइम आपकी वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्शन स्टार्ट हो जाती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर एड चलना शुरू हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके सिर्फ इस थीम के फोल्डर के अंदर है। लेकिन ये वाला जो मेन फाइल है, ये आपकी वर्डप्रेस की फाइल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन मिस है, लेट्स सपोज, तो इसने आपको बता दिया कि जी सेमी कॉलन मिस है। लेकिन अगर इस फाइल से आगे बात चली जाए या इन थीम्स में या प्लगइन्स में इशू आ जाए, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम? जैसे अभी इस कोड के अंदर काफी सारे इश्यूज और एरर्स आ रहे होंगे जो कि हमें नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पे। ठीक है, तो एट सम पॉइंट अगर आपको आपकी वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है और वो विजिबल नहीं है, वाइट स्क्रीन आ रही है, या एरर इंटरनल सर्वर एरर 500 आना शुरू हो गया है, ठीक है, तो आपको इंटरनल सर्वर एरर 500 में आपको दिखा दूं किस तरह का होता है, क्या आता है स्क्रीन के ऊपर। इंटरनल सर्वर एरर 500 वर्डप्रेस। ठीक है, इस तरह का एरर आना शुरू हो गया, तो आपको समझ नहीं आ रही कि एरर क्यों आ रहा है, क्या वजह है, क्या इशू है, एच टी एक्सेस में मसला है या वर्डप्रेस की किसी मेन फाइल में मसला है। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन हमने करना होता है, सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आपकी जो कन्फिग फाइल है, ये डब्ल्यू बी कन्फिग की आपकी फाइल है। ठीक है, इसके अंदर आपने जाना है और यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल होता है डब्ल्यू पी डीबग का, ये वाला। ठीक है, इसको आपने ट्रू कर देना है। जैसे ही आप ट्रू करेंगे, आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी इश्यूज होंगे या जो भी एरर्स होंगे वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी वेबसाइट में इशू नहीं है, किसी थीम में प्रॉब्लम नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे एरर्स को या इश्यूज को वहां पे दिखाएगा। सो पहला पॉइंट आपका ये होता है कि आप डब्ल्यू पी डिबग को ट्रू करते हैं और अगर आपका कोई एरर आ रहा है तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ वो कॉमर्स में या सिंगल प्रोडक्ट की फाइल के अंदर या ऐड टू कार्ट के अंदर या लेट्स सपोज किसी टेम्पलेट में होम पे जाके किसी फंक्शन को का एक ये आर्गुमेंट मिस कर देता है या दोनों मिस कर देता है। ठीक है, यहाँ से मिस कर देते हैं या कोई ऐसा जिससे कोई एरर जनरेट हो। अगर आप प्रिंट लगा के चेक करो, पीएचपी के अंदर डिबगिंग करने का एक तरीका ये भी होता है कि जहां पे एरर आ रहा है उस लाइन से पहले आप प्रिंट लगाएं और उसको डिस्प्ले करवा लें। आपको पता लग जाएगा आपका जो सिस्टम है या वेबसाइट है वो कहाँ पे स्टॉप हो रही है।
सो जस्ट आई नीड टू चेक के कौन सा इस टाइम लेआउट मेरे पास चल रहा है, मॉडर्न वाला चल रहा है, क्लासिक वाला चल रहा है, कौन सा चल रहा है। That can be a page issue. अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ये एलिमेंटर से चल रहा हो, इस वजह से मैं यहाँ पे विजिबल नहीं है। किसी पेज को ओपन कर लेते हैं, टीम के पेज को ओपन कर लेते हैं। ऑल ऑफ दिस इज थ्रू एलिमेंटर, इस वजह से टीम की फाइल जो है वो, उनको इशू ही नहीं आ रहा। बहरहाल मेरे बताने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे किसी जगह पे कोई फॉल्ट आ गया, कोई मसला आ गया, जैसे हम यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करते हैं, फिर उस पे कोई चेंजिंग करके चेक करते हैं, समझना जरूरी है, इसलिए समझा रहा हूँ। ताकि आपके फ्यूचर में इशू ना आए। मैं पेजेस में आता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज ऐड कर देता हूँ, और ये एलिमेंटर से नहीं बना हुआ है, सिंपल जो है डिफॉल्ट टेम्पलेट से बना हुआ है। ठीक है, इसी पेज को व्यू करते हैं। ठीक है, ये पेज हमारा ओपन हो गया। अब जस्ट वी नीड टू चेक कि पेज किस फाइल से ओपन हो रहा है। देखें यहाँ पे नाम प्रिंट हो गया। अब ये क्या वजह है कि वो पेजेस जो थे बाकी वहां पे नाम प्रिंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे नाम प्रिंट हो रहा है? ये इसके पीछे कुछ और लॉजिक है। ये भी आपको एक किसी लेक्चर में नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में जब टाइम आएगा, विल टेल यू कि ये क्यों इस तरह से है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ से पेज रन हुआ, इसमें एग्जिट लगाया, यहाँ पे पेज स्टॉप हो गया। अब इस पेज के अंदर लेट सपोज ये दो आर्गुमेंट्स हम जो है मिस कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो वी आर गेटिंग एरर्स, वार्निंग, नोटिस 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 नोटिस। ठीक है, और अगर हम डब्ल्यूपी डिबग को ऑफ करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ से इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, तो तीन एरर्स मेरे जो है वो गायब हो गए हैं। सिर्फ उस टेम्पलेट पार्ट का स्पेसिफिक एरर जो है वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, बाकी एरर्स मेरे जो है वो चले गए हैं। इस तरह के काफी सारे इश्यूज होते हैं जो कि अनसीन होते हैं, आपको पता नहीं लगता। ठीक है, जो एरर बिल्कुल कोड में विजिबल है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो वार्निंग और दूसरे एरर हैं समटाइम्स वो आपको नहीं मिलते। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप डब्ल्यू बी डिबग को ट्रू करवा के उन एरर्स को प्रिंट करवा लें। ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यू बी डिबग लॉग। डब्ल्यू बी डिबग लॉग क्या करता है? ये जो आपके एरर्स हैं, अगर ये आपको एट सम पॉइंट विजिबल ना हो, ये कहाँ से होंगे इस पे भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक डिबगिंग इन वर्डप्रेस का आर्टिकल है, wordpress.org पे। अगर आप इसको पढ़ें तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि डिबगिंग पीएचपी कोड इज अ पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, बट वर्डप्रेस कम्स विद स्पेसिफिक डिबग सिस्टम डिजाइन्ड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एज वेल एज स्टैंडर्डाइज कोड अक्रॉस द कोर। क्या है डब्ल्यूपी डिबग का वेरिएबल है? इट इज अ पीएचपी कांस्टेंट परमानेंट ग्लोबल वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रिगर द डिबग मोड थ्रू आउट द वर्डप्रेस। इट इज अज्यूम्ड टू बी फॉल्स बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट फॉल्स होता है, एंड इज यूजुअली सेट टू ट्रू इन डब्ल्यूपी कॉन्फिग फाइल। यहाँ से आप इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों एट अ टाइम नहीं यूज करने, एक ही लाइन लिखनी है, या इधर ट्रू लिखेंगे या इधर फॉल्स लिखेंगे। अगर ट्रू लिखेंगे तो डिबगिंग मोड ऑन हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे तो डिबगिंग मोड ऑफ हो जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू इन द एग्जांपल आर सराउंडेड बाय द आर नॉट सराउंडेड बाय अपोस्ट्रोफिस। ये देखिएगा, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये बुलियन है। ये ट्रू बुलियन ट्रू और बुलियन फॉल्स है, इस पे सिंगल कोट्स नहीं आएंगे। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डब्ल्यू और अदर डिबगिंग टूल्स ऑन लाइव साइट्स।
कभी भी आपने लाइव वेबसाइट के ऊपर डब्ल्यूपी डीबग को ट्रू नहीं करना, हमेशा प्रोडक्शन वाली जो साइट है उसके ऊपर डीबगिंग ट्रू नहीं करनी, वरना आपके एरर्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे और हैकर्स कैन नो द बेसिक एंट्री पॉइंट ऑफ योर वेबसाइट के कहाँ से वो वेबसाइट में किस किस तरीके से एंटर हो सकते हैं। सो ये सिर्फ लोकल और स्टेजिंग सर्वर्स के लिए। लोकल का मतलब है जो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर साइट बना रहे हैं। स्टेजिंग का मतलब है कि प्रोडक्शन से पहले आप एक सिस्टम रखते हैं जिसपे आप चेंजेस करके अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं और आपकी जो टेस्टिंग टीम होती है उसको वो चेक करती है और फॉल्ट्स को जो है वो इम्प्रूव कर देती है, उनके उनको आइडेंटिफाई करती है, जिसको आप रिकोड करके फिर प्रोडक्शन पे डालते हैं। सो स्टेजिंग पे आप कर लें, लोकल पे कर लें, प्रोडक्शन पे या लाइव साइट पे नहीं करना। Enabling WWD will cause all PHP error notices warning to be displayed. At some point कुछ एरर ऐसे होंगे जो कि आपको, जिस तरह यहाँ पे तो ये वार्निंग हमारे विजिबल होना शुरू होगी डब्ल्यूबीटी बग फॉल्ट से, लेकिन कुछ एरर ऐसे होंगे जो कि जब तक आप डब्ल्यूबीटी बग को ट्रू नहीं करेंगे वो शो नहीं होंगे। दिस इज लाइकली टू मॉडिफाई द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ पीएचपी विच ओनली डिस्प्लेस फैटल एरर्स। ठीक है, पीएचपी का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो यही है कि सिर्फ फैटल एरर्स को शो करता है। तो अगर आपने उसके अलावा बाकी एरर्स को डिस्प्ले करवाना है, या और शो अ वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ व्हेन एरर्स आर रीच्ड, या आपके पास अगर प्लेन वाइट स्क्रीन आ रही है, आपने वेबसाइट को लोड किया जैसे हमारे पास पहले आ रही थी, लोड किया कोई एरर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ वाइट स्क्रीन आ रही है, अभी तो हमने डिबग ट्रू किया तो फिर हमें ये सारे एरर्स डिस्प्ले होना शुरू हुए हैं। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन वाइट स्क्रीन आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है। तो एट दैट पॉइंट आपको डब्ल्यूपी डिबग ट्रू या वो हेल्प आउट करेगा। दूसरा डब्ल्यूपी डिबग लॉग, एक वेरिएबल ही होता है। इसका काम क्या है कि आपने डिफाइन कर देना डब्ल्यूपी डिबग लॉग कहाँ पे, डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जो एरर्स हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, आपके एरर लॉग होना शुरू हो जाएंगे, एक फाइल में एरर खुद ब खुद जो है वो राइट होते जाएंगे। is a comparison to WP that causes all errors to be saved to a debug.log file। यानी अगर आप WP debug ट्रू करते हैं एंड WP debug log को भी ट्रू करते हैं, इट्स अ कंपेनियन, ठीक है, टू WP debug। यानी आप उसको भी ट्रू करें इसको भी ट्रू करें तो क्या होगा, आपके जितने एरर्स होंगे वो debug.log फाइल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। This is useful if you want to review all the notices later or need to view the notices generated off screen during an AJAX request or WP cron run। तो जितने सारे ऐसे एरर्स हैं जो कि AJAX कॉल में आ रहे हैं, जितने सारे ऐसे एरर्स हैं जो कि आपको व्हाइट स्क्रीन से आ रहे हैं, जितने सारे ऐसे एरर्स या वार्निंग्स हैं जिनको आप बाद में देखना चाह रहे हैं वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए, यू कैन सी इन थ्रू दैट डिबग लॉग। Note that this allows you to write to log file using PHP built-in error underscore log function। यानी PHP का एक built-in function है error underscore log, ये उसी को यूज करते हुए आपकी log file जो है उसमें एंट्रीज करवाता है। When set to true, the log is saved in WP content slash debug.log within your site's file system। Alternatively, you can set it to a valid file path to have the file saved elsewhere। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका WP content के फोल्डर के अंदर ही ये फाइल क्रिएट हो जाए तो आप सिर्फ इसको ट्रू मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो एरर लॉगिंग की फाइल है वो किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाके बने, सो यू हैव टू स्पेसिफिक पाथ। आप यहाँ पे पाथ देंगे और उस पाथ पे जाके आपकी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फॉर WP debug log to do anything, WP debug must be enabled। अगर आपको WP debug log को यूज करना है, आपको एरर्स कहीं पे स्टोर करवाने हैं, तो WP debug जो है वो लाजमी आपका ऑन होना चाहिए। फिर display है, that is another companion to WP debug that controls whether the debug messages are shown inside the HTML of pages or not। The default is true, which shows errors and warnings as they are generated। Setting this to false will hide all errors। This should be used in conjunction with WP debug log so that errors can be reviewed later। अगर आपको बात की समझ आई हो, इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि WP जैसे डिबग ट्रू किया, जैसे ही हमने इसको ट्रू किया तो क्या हुआ कि हमें एरर्स डिस्प्ले होना शुरू हो गए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एरर जो है वो एक फाइल में भी स्टोर हो जाए। तो व्हाट वी डिड, वी पिक दिस लाइन ऑफ कोड और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया इसके नीचे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने पेज को रिफ्रेश किया। पेज को रिफ्रेश किया तो इस कोड के मुताबिक WP जो कंटेंट का फोल्डर है आपका, WP कंटेंट का जो आपका फोल्डर है, जैसे ही आपने पेज को रिफ्रेश किया, ये WP कंटेंट का फोल्डर है, इसमें एक नई फाइल बनेगी debug.log, ये फाइल क्रिएट हो गई और इसमें वो चारों एरर्स जो है वो स्टोर हो गए हैं जो आपको वहां पे साइट पर डिस्प्ले हो रहे थे। अब इनको आप बाद में देख सकते हैं, यानी कि आप एट एनी टाइम आप अपनी वेबसाइट को ओपन करें, कोड को ओपन करें और debug.log फाइल को ओपन करेंगे तो आपको वो सारे के सारे एरर्स जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे कि ये मसले कहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे स्टोर हो लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो, जैसे अभी यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं और स्टोर भी हो रहे हैं, रिफ्रेश किया मैंने,
तो दोबारा से एक एंट्री वहां पे क्रिएट हो गई, लेकिन स्क्रीन पे एरर फिर आ रहा है। सो दे टेल हियर कि आप इसको यूज करें और डिस्प्ले को फॉल्स करते हैं। ठीक है, तो अगेन डब्ल्यू बी कन्फिग में जाएं, डब्ल्यू बी डिबग ट्रू करें, डब्ल्यू बी डिबग लॉग ट्रू करें और डिस्प्ले फॉल्स करते हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। तो हमारे एरर्स यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, लेकिन फाइल में उनकी एंट्री होती जाएगी। डीबगिंग बैकएंड पे ऑन है, फाइल में एंट्रीज हो रही हैं, जितनी दफा मैं रिफ्रेश करूंगा वो एंट्री फाइल में लाजमी जाएगी। ये देखें, नई एंट्री हो गई। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है 28 में 4:28, ये लोकल जो सिस्टम का टाइम है वो आ रहा है। जो भी आपका पीएचपी सर्वर का अपाची का जो टाइम जोन सिलेक्ट हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो ये एंट्रीज यहाँ पे होती जाएंगी और आपको स्क्रीन पे एरर नहीं आ रहा है। सो दिस इज डीबगिंग इन वर्डप्रेस। दूसरा क्या तरीका है जिसको देसी तरीका बोलते हैं एट सम पॉइंट, वो ये होता है कि आपके पास जो आपका जैम्प है या आपके पास जो आपका एम्प्स है वहां पे लॉग फाइल्स कुछ आपके पास आ जाती हैं। आई हैव नेवर लुक्ड एट एम्प्स के उसके ऊपर क्या सिचुएशन है, लेकिन जैम्प का मुझे पता है कि जो हमारे पास लास्ट में एक लॉग का बटन आ रहा है तो उस पर क्लिक करें तो एरर डॉट लॉग की एक फाइल आ जाती है, वहां से हम एरर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर एरर होगा तो यहाँ पे कोई एरर लॉग की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी या डिस्प्ले हो जाएगी, जहाँ से आप एरर लॉग चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैम्प को कहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इमेज से बता देता हूँ किसी। यानी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी पीएचपी के एरर आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट में कोई इशू आ गया, आप ये लॉग्स के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉग के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइल, यहाँ पे नीचे टॉप डाउन हो जाएगी एरर डॉट लॉग। एरर डॉट लॉग को आप ओपन करेंगे तो वहां से क्या होगा कि वो आपको फाइल ओपन करवा देगा जो कि अपाची सर्वर की एरर लॉगिंग की फाइल होगी। जितने आपके 500 एरर होंगे, इंटरनल सर्वर एरर होंगे, जितने फैटल एरर्स होंगे वो वहां पे लॉग हो रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको एरर लॉग की फाइल मिले तो यू हैव टू गो टू द लास्ट लाइन, और यहाँ पे आपके पास जैसे ये अनडिफाइंड वेरिएबल, अगर आपकी वेबसाइट जो चलना बंद होगी तो यहाँ पे लिखा होगा फैटल एरर। वो जो फैटल एरर जिस भी फोल्डर के अंदर, जिसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल जो है मेरी वेबसाइट है उसके अंदर डब्ल्यू पी इंक्लूड्स का फोल्डर है, उसमें जनरल टेम्पलेट की जो फाइल है उसकी लाइन नंबर 166 पे इशू है। तो वो जिस भी फाइल के अंदर जिस भी लाइन पे इशू बताएगा आपको जाके उसको रिजॉल्व करना और आपकी वेबसाइट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये इशू फिक्सिंग का इसकी भी एक लोग क्रिएट करते हैं फाइवर के ऊपर कि आई विल फिक्स बग्स और इश्यूज इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो लोगों को अगर इस डीबगिंग का पता हो, प्रॉपर पीएचपी आती हो, तो दे कैन डेफिनेटली अर्न थ्रू दैट किक आल्सो। एम्स के अंदर कहाँ पे है यहाँ से मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन देखते हैं इफ वी गेट इट समवेयर। पीएचपी वैसे तो पीएचपी के अंदर आपके जो एम्स का फोल्डर होता है उसमें पीएचपी का फोल्डर होता है, उसमें आपके जो लॉग्स हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, वहां से आपको आपके लॉग्स इजीली मिल जाते हैं। सो आई विल लुक दैट आउट कि आपके पास एम्प्स में वो फाइल कहाँ पे लोकेटेड है, और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट नाउ आई एम मूविंग टू कस्टमाइजेशन कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो चीजें देखी थी उसके अंदर हमने फुल वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट किया। ठीक है, फ्री थीम का डेमो इंपोर्ट किया, उसमें चेंजिंग्स की और उसे हमने एक वेबसाइट जो है उसको कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट था वो था आपने किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप टूल को यूज करना है। ठीक है, उस पर भी मैंने बात नहीं की। उसका अगला पार्ट था कि आप मल्टीपल जो आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप टूल हैं वो सारे आपको आने चाहिए, उस पर अभी तक बात नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट था कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन के ऊपर थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। आहिस्ता 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 आप जो है वो इस पोजीशन में आएंगे कि आप उसको समझ सकें। सो दैट पार्ट विल गो रिपीटेडली इन डिफरेंट लेक्चर्स। मुझे बार बार वो चीजें साथ आपके रिपीट करना पड़ेंगी। अभी तक जो चीजें मैंने बताई हैं अगर वो रिपीट करने की जरूरत है तो मुझे बता दें, ताकि मैं या रिपीट कर दूं या आगे चलूं। जी एनीवन, किसी को कोई इशू है यहाँ तक तो प्लीज मुझे बता दें। जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लेक्चर किस तरह से डिवाइस कर रहा हूँ कि मैं आपको साथ कोडिंग के ऊपर भी लेके चलूँ। तो आने वाले वीक्स में आप लोग देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता कोड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।
जी, कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही हो तो लेट मी नो। यहाँ तक सबको क्लियर है? आवाज आ रही है सबको मेरी? क्या हुआ है? बिल्कुल ही आप लोग अच्छा, एक बंदे का कमेंट है ऐसा रिपीट करना है। ओके। अच्छा, आपको कोडिंग आती है वैसे, जिन्होंने रिपीट का कहा है? मुझे क्लियरली थोड़ा सा आइडिया होना ना, अपनी ऑडियंस का आइडिया होगा तो मैं उस हिसाब से चलूंगा, क्योंकि वन टू वन मीडियम तो है नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप जो है वो सुन रहे हैं। तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं होगा। जी, दुआ, रुखसार, हुसना, ये उनके नाम शो हो रहे हैं। बख्तर फेसबुक यूजर आ रहे हैं मेरे पास, नाम नहीं आ रहा। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर अगर कोई इशू आ जाता है तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आपने उसको कैसे जज करना है। अगर आपकी वेबसाइट पे एरर आ जाए, इंटरनल सर्वर एरर 500, या आपकी वेबसाइट पे कहीं पे भी कोई कोई किसी तरह का फैटल एरर आ जाए, तो कैसे देख सकते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है। उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाएं, जहाँ मेन फोल्डर है वहाँ पे डब्ल्यू कॉन्फ़िग की फाइल एग्जिस्ट करती है। उस फाइल में जाके एक वेरिएबल होता है डब्ल्यू डीबग का, जो पहले से लिखा होता है, उसकी वैल्यू फॉल्स होती है। आप उसको ट्रू कर देंगे। जैसे ही आप उसको ट्रू कर देंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके जितने एरर्स हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? इसको भी कमेंट करो, इसको भी कमेंट करो, स्टार्ट से आ रहे हैं। डब्ल्यू बी कन्फिग फाइल में गए, यहाँ पर जाके आपने डिफाइन में डब्ल्यू बी डिबग का जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया। ट्रू करने से क्या हुआ कि जितने भी आपकी वेबसाइट पे नोटिसेस, क्योंकि एरर जो है पीएचपी के अंदर उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, वार्निंग, नोटिस, फैटल एरर। ठीक है? वार्निंग, नोटिस और फैटल एरर, इन ये तीनों डिफरेंट है। फैटल एरर का मतलब है कि अगर फैटल एरर आ गया तो आपकी वेबसाइट वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। वार्निंग का मतलब है, वार्निंग का मतलब ये है कि आपने किसी फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज किसी वेरिएबल को पास पास किया और उसकी डाटा टाइप डिफरेंट है, लेकिन वहां पे फिर भी वेबसाइट ब्रेक नहीं हुई, तो वार्निंग जनरेट होगी कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइम आपका कोड चल रहा है। नोटिस का मतलब ये है कि आपने जो है एक किसी जगह पे कोई चीज मिस कर दी है और उसकी वजह से आपका एक नोटिस जो है वो जनरेट हो गया। आपने किसी जगह पे कोई वेरिएबल पास करना था, किया नहीं है, और मिसिंग जो है वो वेरिएबल है, और वहां पे आपका समझ लें एक नोटिस आपका जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आपको जब देखना है कि कहाँ पे इशू आ रहा है, आपकी वेबसाइट वाइट हो गई है, बिल्कुल वाइट स्क्रीन हो गई है, आपको पता ही नहीं चल रहा, हाउ विल यू लुक इनटू दैट कि कहाँ पे इशू है, कैसे इसको फिक्स करना है। सो सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप डब्ल्यू बी कॉन्फ़िग फाइल में जाएं, और वाइट स्क्रीन का मतलब ये है कि जैसे ही मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास कोई चीज ना आए, ना ये ऊपर होम पेज आए, ना ये लोगो शोगो और ये मेन्यूज और ये साइड बार फुटर कुछ भी ना आए, सिर्फ एक वाइट पेज आ जाए, जिसको हम व्हाइट स्क्रीन बोलते हैं वर्डप्रेस में, डार्क स्क्रीन भी समझ बोला जाता है। तो आपको करना क्या है, डिफाइन में जाकर डब्ल्यू बी डिबग को आपको ट्रू करना है। जैसे ही आप इसको ट्रू करेंगे, आपकी वेबसाइट के जितने भी एरर्स होंगे वो आपके पेज पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? जिस वजह से व्हाइट स्क्रीन एरर आ रहा होगा, बाकी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ वो जो एरर होगा वो यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा। उस एरर के अंदर बताया होगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे पहले एरर में मिसिंग आर्गुमेंट वन फॉर गेट टेम्पलेट पार्ट, ये फंक्शन है, इसमें एक आर्गुमेंट मिस है, जो कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एप्लीकेशंस के एम्प्स के फोल्डर के अंदर ट्रिपल डब्ल्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल, उसके अंदर डब्ल्यू पी कॉन्टेंट थीम्स सिडनी पेज डॉट पी एच पी ऑन लाइन नंबर 22। तो मुझे ट्रैक करना है यहाँ से उस एरर को। ठीक है? इस पाथ से मैं ट्रैक कर सकता हूँ, तो हम एरर को विजिबल करते हैं। ठीक है? इसलिए विजिबल करते हैं कि हम उसको ट्रैक कर सकें। ठीक है? जो ये अब एरर टाइप है वार्निंग। वार्निंग का मतलब है कि वेबसाइट स्टिल चल रही है, एरर आया है लेकिन वेबसाइट रुकी नहीं है। लेकिन अगर जहां पे लिखा आ जाता फैक्टल एरर, उसका मतलब था कि वेबसाइट नहीं चल सकती जब तक आप इस एरर को रिजॉल्व ना करें। इस एरर को मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा, मेरी वेबसाइट स्टिल चल रही है। जैसे मैं टीम के पेज पे जाऊंगा, काम कर रही है, मैं होम के पेज पे जा रहा हूँ, काम कर रही है, मैं वापस जो है वो जो हमारा न्यू पेज हमने क्रिएट किया है उस पे मैं वापस आता हूँ, तो वो भी पेज ओपन होगा, हेडर फुटर आएगा। ठीक है?
मेरे पास जो हेडर है वो भी आएगा, वेबसाइट का फुटर भी आएगा, बॉडी के अंदर कंटेंट का जो पार्ट है जहाँ पे हमारी बॉडी आती है पेज की, उसके अंदर मुझे कुछ एरर्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उनका सिर्फ इशू आ रहा है, लेकिन स्टिल जो हमारा पेज है दैट इज वर्किंग। सो समथिंग के नाम से हमने पेज क्रिएट किया था, वापस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन स्टिल आप देखें तो होम पेज पे आपके इस पेज के ऊपर ये हेडर भी आ रहा है, राइट साइड बार भी आ रही है, फुटर भी आ रहा है, सिर्फ जो पार्ट ये वाला है उसमें इशू आ रहा है और वहां पे भी सिर्फ वार्निंग आ रही है। सो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे पास सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन का फोल्डर है। ठीक है, एप्लीकेशन का फोल्डर ये पड़ा हुआ, एप्लीकेशन में जाऊँ, आगे उस टाइम बताया जी एप्लीकेशन के बाद आप जाएं एप्स के अंदर। मैं दोनों स्क्रीनें जो है वो इकट्ठी करने लगा हूं ताकि आप देख सकें। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस में आए, उसके बाद आप एम्प्स में आए, तो यहाँ पे एम्प्स का फोल्डर होगा, एम्प्स में आ गए। उसके बाद लिखा हुआ है जी ट्रिपल डब्ल्यू में आए, तो यहाँ ट्रिपल डब्ल्यू का फोल्डर होगा, उसमें आ गए। उसके बाद है जी वर्डप्रेस इंस्टॉल, यहाँ पे आए, सो दिस इज वर्डप्रेस इंस्टॉल, यहाँ पे आ गए। उसके बाद लिखा जी डब्ल्यू पी कॉन्टेंट में, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट में आ गए। उसके बाद लिखा हुआ जी थीम्स में आए, थीम्स में आ गए। उसके बाद लिखा हुआ जी सिडनी में आए, सिडनी में आ गए। उसके बाद लिखा हुआ जी पेज डॉट पी एच पी जो फाइल है उसमें आए। तो पेज डॉट पी एच पी फाइल जो है हम यहाँ से देखते हैं, पेज डॉट पी एच पी। ठीक है, पेज डॉट पी एच पी, ये पेज डॉट लोकेट होगी, इसके अंदर एरर है। ठीक है, इसके अंदर एरर है कहाँ पे, लाइन नंबर 22 के ऊपर, यहाँ पे एरर है। सो मैंने सीधा सीधा कोड एडिटर को ओपन किया, मैं अपनी वेबसाइट में गया, क्योंकि एप्लीकेशन एप्स ये सारा पाथ मेरी वेबसाइट का ही, तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट में गया, यहाँ पे जाके मैंने थीम खोला, सिडनी खोला, और यहाँ पे पेज डॉट पी एच पी की जो फाइल है उसे पिक किया, उसकी लाइन नंबर 22 पे गया, और यहाँ पे एरर आ रहा है कि मैंने एक आर्गुमेंट मिस किया है। इसको मैं वापस रीसेट कर रहा हूँ। जैसे इसको सेव करता हूँ, आगे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा जो एरर है वो रिजॉल्व हो गया। ये काफी सारे लोगों को, क्लाइंट्स के साथ उनकी वेबसाइट देखेंगे, काम कर रहे होंगे, आपको पता लगेगा इनको ये इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर आपको डीबगिंग करनी आती है तो आप डेफिनेटली जाकर देखेंगे कहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ पे कहीं अरे की जगह स्ट्रिंग पास हुई हुई है, कहीं स्ट्रिंग की जगह अरे पास हुई हुई है। तो ज्यादातर डाटा टाइप का जो है वो डिफरेंस होता है, या ज्यादातर आर्गुमेंट्स मिस होते हैं। जैसे ही वो आर्गुमेंट हमने वापस डाला है तो हमारे पास यहाँ पे पेज का जो टाइटल है वो भी आना शुरू हो गया, बॉडी भी आना शुरू हो गई। सो दिस इज नाउ फिक्स्ड, दिस इज समथिंग कॉल्ड डीबगिंग इन वर्डप्रेस। अब ये तो हमने फिक्स कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी एरर आए वो कहीं ना कहीं स्टोर भी हो जाए। अगर आपको एरर स्टोर भी कराना है तो वापस अपनी डब्ल्यू कॉन्फ़िग की फाइल में जाएं और यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखें, इस इस तरह से डब्ल्यू पी डीबग अंडरस्कोर लॉग, कैपिटल में, ये कांस्टेंट है बेसिकली, पीएचपी में कांस्टेंट आप इस तरह से लिखते हैं और उसको उसकी वैल्यू को ट्रू करते हैं। इसकी वैल्यू को ट्रू करेंगे तो क्या होगा, जितने भी एरर आ रहे हैं वो एक फाइल में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, और फाइल खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी कहाँ पे, डब्ल्यू बी कॉन्टेंट के फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे एरर लॉग होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अगर मैं इस फाइल को अब रिफ्रेश करता हूँ तो जो अपडेटेड एरर्स होंगे उस फाइल के लास्ट में आ जाएंगे। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो यहाँ पे अपडेटेड एरर अब ये वाला है, नोटिस नोटिस नोटिस। ठीक है, और कोई एरर इसमें नहीं है। दूसरा एरर अगर मेरे पास जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा, अगर आप इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, दोनों का आप ऑन करते हैं और आपके पास स्क्रीन पे एरर आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि डिबगिंग थ्रू करने से वर्डप्रेस एरर को पिक करता है, डिबग लॉग करने से वर्डप्रेस एरर को फाइल में स्टोर करता है, ये जो एरर पिक करता है इसको साथ वो स्क्रीन पे शो भी करवा देता है। हम चाहते हैं कि एरर पिक हो, इस लाइन को लिख दिया, स्क्रीन पे शो नहीं होना चाहिए, एरर सिर्फ पिक हो, फाइल में सेव हो जाए, फाइल में सेव हो गया, स्क्रीन पे शो नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप इस लाइन को भी लिख देंगे या इसको अनकमेंट कर लेते हैं, डब्ल्यू पी डिबग फॉल्स, कि डिबग हो, एरर पिक हो, फाइल में स्टोर हो, लेकिन स्क्रीन पे ना आए। ये तीन डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है वो आपके यूज होते हैं, उससे क्या होता है, आपके जितने एरर्स होंगे आपके फाइल में स्टोर होते जाएंगे और स्क्रीन पे नहीं आएंगे, आप बाद में भी उनको देख सकते हैं। क्लियर है। ये तो हो गया आपके लोकल सिस्टम के ऊपर अगर आप एरर देखना चाह रहे हैं। सर्वर पे एरर देखना चाह रहे हैं उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है,
को भी कि जैसे ही माइग्रेशन के टॉपिक पे जाएंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के उसको सर्वर के ऊपर डालना है, तो माइग्रेशन के टॉपिक के अंदर भी मैं आपको साथ वो चीज बता दूंगा। अभी आपको उसका आइडिया नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट वहां पे जाऊंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज। दूसरा काम क्या करना था? दूसरा काम ये करना था कि हमें वेबसाइट जो है, फुल वेबसाइट क्रिएशन की एक गिग जो है हमें वो बनानी थी फाइवर के ऊपर। ठीक है। उसको बनाने का क्या तरीका है कि सेम जो प्रोसेस हमने पहले किया है, कि आप जो है गिग का टाइटल देखें और जो बेस्ट टाइटल है उसको पिक करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, जो आपके रिकमेंडेड सेलर्स हैं, बेस्ट सेलर हैं और रेलेवेंस वाले हैं या न्यू अराइवल हैं, उनकी गिग से थोड़ी सर्च करें, उनके सर्च टैग देखें, पिक्चर्स देखें, पैकेजेस देखें, देन यू विल गेट टू नो कि क्या सर्विस देनी है, कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि बेस्ट सेलर्स या रेलेवेंस वाले दे रहे हैं और न्यू अराइवल्स वाले उसको मिस कर रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपनी जो है वो गिग आप पब्लिश कर दें फुल वेबसाइट क्रिएशन की। फुल वेबसाइट क्रिएशन के अंदर क्या होता है? एक नॉर्मल वेबसाइट के अंदर 4 से 5 पेजेस होते हैं, जिसमें एक होम का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, और सर्विसेज का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, और इसके अलावा एक आधा ब्लॉग का पेज होता है। ये एक नॉर्मल वेबसाइट के पेजेस होते हैं। अब डिपेंड करता है जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन स्टोर है, डिपेंड करता है वो वेबसाइट जो है वो बिजनेस सिंपल बिजनेस साइट है, जो वेबसाइट है सिंपल पोर्टफोलियो साइट है, जो वेबसाइट है वो एंटरटेनमेंट की साइट है। अब क्यों इस पर डिस्कस कर रहे हैं? समझ लें आपके पास एक क्लाइंट आया और उसने आके आपको यूआरएल दे दिया। यूआरएल उसने दिया कि जी मुझे एक वेबसाइट पसंद है, जैसे मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई भी साइट में यहाँ से ओपन कर देता हूँ, पेज नंबर 5 पे आता हूँ, ये साइट मैंने ओपन कर दी। ये वेबसाइट है जो आपके क्लाइंट को पसंद है। ठीक है, वो चाहता है मेरी इस तरह की एक साइट बन जाए। कैसे बनाओगे आप इस साइट को? हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, हमारे पास क्यूरी आती है, क्लाइंट जो है वो यूआरएल दिखाता है कि यार ये देखो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट मुझे पसंद है और मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की वेबसाइट बन जाए। सो सबसे पहला जो हमारे पास जो टूल है वो ये है कि हम चेक करें वो वेबसाइट किस में बनी हुई है, वर्डप्रेस में बनी हुई है कि किसी और सीएमएस में बनी हुई है। सो व्हाट आई डू, कॉपी दिस यूआरएल, इसको मैं कॉपी करता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है whatcms.org, whatcms। ये आपको बता देता है कि वेबसाइट जो है वो किस फ्रेमवर्क में, पीएचपी के किस फ्रेमवर्क के अंदर बनी हुई है, वर्डप्रेस में है या जूमला में है या लारावेल में है। तो यहाँ पे आप यूआरएल लिखें, समझ लें आपका क्लाइंट इनबॉक्स में आया, आपने आके फौरन यहाँ पे चेक किया, चेक करके वो पता लगा कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, अगर वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो डेफिनेट बात है कि उसका थीम भी जो है वो अवेलेबल होगा कोई ना कोई। तो एक तसल्ली आपको होगी कि ये साइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। सो अगर वो वर्डप्रेस में बनी हुई है तो आप भी बना सकते हैं। दूसरा आपको चेक करना है कि कौन सा थीम है जिसके अंदर ये वेबसाइट बनी हुई है। अगर आपको थीम मिल जाए तो आपको सारी की सारी डिजाइनिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि थीम में ऑटो स्टाइलिंग हुई होती है। जैसे हम यहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं, ये समथिंग, ये टाइटल की जो फॉन्ट साइज है वो पहले से डिफाइंड है, इसका फॉन्ट साइज पहले से डिफाइंड है, इसकी स्पेसिंग पहले से डिफाइंड है, आपको खुद कोड नहीं करना पड़ रहा। तो अगर आपको थीम मिल जाए तो उस थीम में अगर आप सिर्फ कंटेंट ऐड करेंगे क्लाइंट का तो वो सेम ये लुक दे देगा। ठीक है, तो पहली कोशिश ये होती है कि हमें उसकी तरह का थीम मिल जाए। तो आपने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट अगेन ओपन किया, मैं दोबारा कर देता हूँ, वेबसाइट पे आए, यहाँ से आपने यूआरएल को कॉपी किया और सीएमएस पे गए, यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर डिटेक्ट किया सीएमएस, पता लगा वर्डप्रेस है। एक तरीका ये है, देसी तरीका जो है वो और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिया, इस टैब को इंस्पेक्ट करके आप आ गए सोर्स के अंदर। इस सोर्स के अंदर आपके पास जो वेबसाइट की कोड के फोल्डर्स हैं वो विजिबल होते हैं, रिसोर्सेज। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके डब्ल्यू बी कॉन्टेंट का फोल्डर आ रहा है, डब्ल्यू बी कॉन्टेंट पे डबल क्लिक किया तो थीम्स का फोल्डर आ रहा है, थीम्स पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कॉपी ब्लॉगर का थीम। ठीक है, अब कॉपी ब्लॉगर का थीम बिल्कुल वेबसाइट के नाम पे है, तो ये तो हो नहीं सकता कि इसी थीम की साइट हो। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने उस थीम को रीनेम किया हुआ है, खुद इन्होंने अपना जो है थीम वो क्रिएट किया हुआ है, कॉपी ब्लॉगर 5.0। तो क्या कॉपी ब्लॉगर का, ये देखें, कस्टम डिजाइन थीम फॉर कॉपी ब्लॉगर डॉट कॉम। ठीक है, इसकी बजाय अगर मैं आपको यहाँ पे ये साइट दिखाऊं,
ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। इसका सोर्स ओपन करते हैं। सोर्स में आए, WP कंटेंट में आए, थीम्स के फोल्डर में आए, तो ये लिखा हुआ है बॉक्स शॉप। अब बॉक्स शॉप और साइट का नाम डिफरेंट है, तो दैट मेक सेंस के ये जो थीम है इसका नाम बॉक्स शॉप होगा, ठीक है। तो ये थीम का URI दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे ये थीम जो है विजिबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो प्लेन थीम मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हर दफा जो क्यूरी आए वो क्यूरी इस तरह की हो कि उसके अंदर जो थीम है वो किसी किसी कंपनी ने खुद से बनवाया हो। नॉर्मली छोटी वेबसाइट्स कंपनीज क्या करती हैं, थीम उठाती हैं, उसमें डाटा डालती हैं और अपनी वेबसाइट बना के आगे ऑनलाइन उसको कर देती हैं। सो एक छोटा सा ये आपके पास तरीकेकार है, अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है, को क्लाइंट कहता है मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, तो सिंपली आप पहले CMS डिटेक्ट करें, सोर्स में आए, थीम्स के सेक्शन में आए, आगे चेक करें कि कस्टम थीम है, तो डायरेक्ट कोशिश करें उस क्लाइंट के साथ प्राइसिंग इस तरह से कर लें कि आप वो उस प्राइसिंग के अंदर अंदर आप थीम, जैसे ये थीम $59, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि इसके साथ अगर मैं ये वेबसाइट डन करूं तो मेरी प्राइस 150 to 200 होनी चाहिए, उसमें से अगर मुझे $59 थीम पे स्पेंड भी करने पड़ जाए तो मुझे इश्यू कोई नहीं है। यानी इतनी साइट की थीमिंग करना दैट कैन टेक अराउंड 1 मंथ, 1 महीना लग जाएगा अगर मैं इस तरह की वेबसाइट खुद बनाने बैठूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके साथ प्राइसिंग इस तरह से कर लेता हूँ कि मुझे थीम के पैसे देने के बाद पैसे बच रहे हैं, $50 बच रहे हैं, $100 बच रहे हैं थीम के पैसे निकालने के बाद, इट्स गुड। सिर्फ क्या करना है, थीम बाय करना है, डेमो इंपोर्ट करना है, क्लाइंट के डाटा से रिप्लेस करना है और वेबसाइट रेडी है। सो यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं किस वेबसाइट के ऊपर कौन सा थीम चल रहा है। आप उस क्लाइंट से बात करें कि मैं इतने में ये साइट जो है वो क्रिएट करूंगा जिसमें आपके थीम के पैसे भी निकले और आपके सर्विस चार्जेस भी निकले, ठीक है। और उसके बाद आप उसको वो वेबसाइट बना के दे दें। तो अगर ये वाली आ गई आपके पास साइट, अब इसका थीम ही नहीं है, तो क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ टेम्पलेट जेनेसिस। जेनेसिस कुछ टेम्पलेट होते हैं जिनके ऊपर आप खुद थीमिंग करते हैं। तो उन टेम्पलेट्स के ऊपर आपको कोड करना पड़ता है। सो हम तो यहाँ पे कोड अभी फिलहाल नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम किसी ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर को यूज कर लें। अब ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर कौन सा है हमारे पास, उसकी पहली एग्जांपल क्या है, एलिमेंटर है। तो हम चाहें तो एलिमेंटर के अंदर ये वेबसाइट 3 से 4 घंटे में इजीली रेडी हो सकती है। यानी आपको ये वेबसाइट बनानी है और बनानी किसमें है, एलिमेंटर के अंदर बनानी है, ठीक है। सो सिंपल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू पेजेस, होम पेज क्रिएट करना है, पेजेस में जाएंगे। एलिमेंटर अगर किसी के पास वर्डप्रेस में इंस्टॉल नहीं है तो प्लगइन्स में जाके सबसे पहले आपने एलिमेंटर प्लगइन्स में जाना है। आपके पास ऐसी वेबसाइट का ऑर्डर आ गया जो वर्डप्रेस में बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर आपको थीम नहीं मिला, आपको खुद से क्रिएट करनी है, तो डोंट गो फॉर कोड, कोड पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके क्लाइंट ने आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं दी कि मुझे कोडिंग चाहिए, ये साइट बनवानी है, उसने कहा कि मुझे इस तरह की साइट बना दो, मैं $100 दूंगा या $150 दूंगा या मैं $80 लेट सपोज देता हूँ। तो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे जाके प्लगइन्स में ऐड न्यू करना है, ऐड न्यू करके यहाँ से मैं एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन्स में से एलिमेंटर का जो प्लगइन है उसको डाउनलोड कर लूंगा। एलिमेंटर मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से आके मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, तो अब ये एलिमेंटर का सेक्शन मेरे पास आ गया, ठीक है। एलिमेंटर का सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स कि एलिमेंटर मेरे पास अवेलेबल है। अब जितने भी मेरे पेजेस हैं उन सबके ऊपर मेरे पास आ रहा होगा क्रिएट विद एलिमेंटर, ठीक है, या एडिट विद एलिमेंटर। अभी जो ऑप्शन आ रही है एडिट विद एलिमेंटर, उसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी वेबसाइट को एलिमेंटर से चेंज कर सकता हूँ या उसमें उसका नया पेज जो है वो एलिमेंटर से क्रिएट कर सकता हूँ। सो करना क्या है, एलिमेंटर ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, उसमें रोज और कॉलम्स हैं, उसके अंदर आइकॉन्स की ऑप्शन है, उसके अंदर इमेजेस की ऑप्शन है, तो आपको सिर्फ अरेंजमेंट करनी है और सिर्फ कुछ थोड़ी सी CSS करनी पड़ेगी जिससे आप फुल फ्लैज उस तरह की साइट जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे होम, होम न्यू के नाम से पेज बनाया, पब्लिश कर दिया।
पेज पब्लिश हो गया। पेज को एक दफा व्यू कर लेते हैं। ये हमारा पेज आ गया, ठीक है। अब मुझे, क्योंकि थीम मेरे पास कौन सा है, सिडनी का है, उस पर हेडर फुटर पहले से लगे हुए हैं। लेकिन मुझे वेबसाइट का होम पेज बनाना है बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से इस वेबसाइट में दिया हुआ है, इस वेबसाइट में, ठीक है, copyblogger.com के अंदर मुझे ये चीज़ बनानी है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, इस पेज को एडिट करता हूँ। एडिट करके एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। अब मेरे पास फुल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगी। सबसे पहले क्या आ रहा है, लोगो, इसको इग्नोर कर दें। उसके आगे क्या आ रही है, हेडिंग आ रही है एक, ये हेडिंग आपको डालनी है। उसके आगे आपको एक पैराग्राफ डालना है, और इस तरह से आपको मजीद एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर हम ऐड कर लेंगे क्या, एक हेडिंग, ठीक है। उस हेडिंग के अंदर हम लोग कॉपी करते हैं सारे टेक्स्ट को, या जो क्लाइंट प्रोवाइडेड टेक्स्ट होगा वो पिक करेंगे, और यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है, ये समझने एक और हेडिंग आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास HTML कोड भी आ रहा है, जिसमें हेडिंग टाइप यहाँ पे H1 लिखी आ रही है। आप चाहते हैं ये H1 ही हो सारा, या आपने जो वहां से कॉपी किया इसने एज इट इज यहाँ से पिक कर लिया है, फुल स्टाइल उसने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब नया एलिमेंट ऐड करना है इसके नीचे, वो पैराग्राफ हो सकता है, नया सेक्शन डालना चाह रहे हैं नया सेक्शन डाल लें, ठीक है। नया सेक्शन नहीं डालना चाह रहे, इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस आप विजेट्स पे चले जाएंगे, विजेट से आप एक नई हेडिंग उठाएं, और इसी के नीचे एक नई हेडिंग डाल दें, ठीक है। इस नई हेडिंग में आपका टेक्स्ट ये वाला आना है, ठीक है। इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पे आप एस डाल दें, ठीक है। और एस आपके पास जो है, आपको नहीं समझ आ रही किस तरह से एस डाला हुआ है, इंस्पेक्टर पकड़ा, इस एस के ऊपर क्लिक किया, एस के ऊपर क्लिक किया, एलिमेंट्स में आए, या यहाँ पे आपके पास डिव आ गई, या स्पेसिफिक एस पे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, तो एक पी के टैग के अंदर जो है वो ये सारा कुछ डला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसी CSS की प्रॉपर्टी लगी होगी, जो कि इसी वजह से एस जो है हमारे पास वो कैपिटल आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव टू सॉर्ट दैट आउट कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी मिलती है तो उससे क्या होगा कि हम जो है उससे अपने टेक्स्ट को, एस को सेम बना लेंगे। सेम बनाने से क्या होगा कि एस वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास HTML एडिट करने की ऑप्शन है। HTML एडिट करेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब आपको वही बात है कि कोड वहां पे जाके पेज में जाके कोड करने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर आप इस एस को पकड़ें, इसको आप स्पैन लगा के इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें, तो भी आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो यहाँ पे है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा कि किस वजह से ये डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। यार इसको देखते हैं। अभी कॉपी किया हमने कंटेंट को, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं स्पैन के टैग के साथ। फिलहाल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कंटेंट आ गया। इसके बाद आपको कंटेंट कौन सा चाहिए, नीचे वाला, इसको कॉपी करें सारे को, और उसको यहाँ पे ऐड कर लें। नीचे आप एक और सेक्शन एंटर करें, उसके अंदर आप पैराग्राफ एंटर करें। अगर आपको खुद स्टाइलिंग करनी है, आप टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दें, ठीक है।
अगर समटाइम्स आपके, जैसे मेरे पास अभी ये डिले आ रहा है या विजेट ऐड नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपके पास आपका या इंटरनेट का इशू है या आपकी वेबसाइट पे कुछ जावास्क्रिप्ट का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आपका पेज जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है उस टाइम पे। तो सिंपल करना क्या है कि आप जितना पेज आपने क्रिएट कर लिया उसको अपडेट करें, पेज को रिफ्रेश करें, वापस आए, फिर से आप अपने नया विजेट जो है वो एंटर कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील। मेरे पास टेकिंग रिस्पॉन्स काफी स्लो आ रहा है। सो इन द एट द एंड ऑफ द डे अब करना क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एलिमेंटर को किस तरह से बेटर वे में यूज करके एक फुल वेबसाइट क्रिएट करनी है जहां पे हमें कोड ना करना पड़े। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है? एलिमेंटर की अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है, उनके अपने कुछ रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को हमें गो थ्रू करना है। दैट कैन टेक 2 days, दैट कैन टेक 3 days। आपको 2 दिन लगते हैं, 2 दिन लें, 3 दिन लगते हैं, 3 दिन लें। और 3 दिन लेके आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो कि एग्जैक्टली इस तरह की वेबसाइट हो। ठीक है, मैं ज्यादा टफ आपको चीज नहीं दे रहा, ये वेबसाइट क्रिएट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आप 4 घंटे फोकस होकर बैठे और आपको अपने एलिमेंटर के कंट्रोल्स का पता हो कि कौन सा कंट्रोल क्या काम करता है, तो आप डेफिनेटली वो चीज क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीजें आपसे नहीं होंगी, कोई इशू नहीं है, नहीं होगी, उनको यहाँ पे देख लेंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम आता है, आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये मेरा इशू आ रहा है जिसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर सका या नहीं कर सकी, तो उसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट एडिटर ऐड हो गया, समटाइम्स आपको प्रॉब्लम इस तरह की आएगी। तो मेरे पास जो पैराग्राफ आया वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसी के नीचे मैं एक पैराग्राफ और एंटर कर देता हूँ। अगेन टेक्स्ट एडिटर पिक करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट एडिटर है वो टैग लेगा पी का। ठीक है, तो हमारे क्योंकि उस एचटीएमएल में भी पी के टैग है, अगर मैंने इसको इंस्पेक्ट किया हुआ है तो ये सारे पी के टैग है। ठीक है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, सारे पी है। तो इस पी के अंदर दूसरा कंटेंट ऐड कर दे, तो ये करते करते आपका पूरा जो पेज है रेडी हो जाएगा। आप छोटी मोटी इसमें चीजें रह जाएंगी, छोटी मोटी चीजें आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। किसी चीज को बोल्ड करना है, जैसे इस वी कंटिन्यू को बोल्ड करना है, इसको आप बोल्ड करते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको इस पूरे का कंटेंट को चेंज करना है, ये सक्सेसफुल को आपको चेंज करके इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दे। आप टेक्स्ट में आते हैं, आपको यहाँ से इसका एचटीएमएल मिल जाएगा। अब एचटीएमएल के अंदर मुझे लेट्स सपोज वी कंटिन्यू का साइज जो है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, वी कंटिन्यू का साइज इंक्रीज करना है, तो व्हाट कैन आई डू? इस स्ट्रॉन्ग के अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, साइज फॉन्ट साइज कर दूंगा 34 पिक्सल्स। ठीक है, उससे मेरा ये टेक्स्ट बड़ा हो। तो अगर आपको HTML आती है और आपको एलिमेंटर के विजेट्स का पता है कि वो आपको कैसे यूज करना है, तो यू कैन क्रिएट एनी वेबसाइट, फुल फ्लैज वेबसाइट जिसमें फंक्शनैलिटी कम हो, यानी बिजनेस की साइट हो, पोर्टफोलियो की साइट हो, डायनामिक या ERP ना हो जिसमें आपको रिकॉर्ड्स को सेव करना है या मेंटेन करना है, या जिस तरह आपके डिफरेंट POS होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, उनके अंदर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग करानी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर आपको 5 पेजेस की साइट बनानी है, जिस तरह की लोगों की फाइवर के ऊपर गिग्स होती हैं, आई विल क्रिएट अ 5 पेज वेबसाइट फॉर यू इन $50, इन $100, तो आपको अगर वो काम करना है, किसी की सिंपल वेबसाइट है, सियालकोट के अंदर आप बैठे हुए हैं, जिले में बैठे हुए हैं, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट का बड़ा काम है। तो बहुत सारे नए लोग हैं जो कि वेबसाइट्स क्रिएट करवाना चाह रहे होते हैं। तो अगर आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में ऐसे लोग हैं जिनको वेबसाइट बनानी है, तो यू सिंपली हैव टू चूज अ स्पेसिफिक थीम। wordpress.org पे जाएं, सर रिलेटेड थीम को पकड़ें, उसमें आप उस थीम के अंदर आप डेमो डाटा इंपोर्ट करें, उसको क्लाइंट के डाटा से रिप्लेस करें, आपकी वेबसाइट रेडी है। लेकिन अगर क्लाइंट कोई आपको डिजाइन दे देता है और आपको नहीं आइडिया कि ये डिजाइन कहाँ से आना है, कैसे होना है, यू कैन सिंपली सी द यूआरएल देखें, वर्डप्रेस का देखें, CMS लगा हुआ है, थीम देखें कौन सा है अवेलेबल है, इतनी प्राइसिंग उसके साथ सेट कर लें कि आप थीम के पैसे निकाल लें और 2-3 दिन में साइट रेडी करके दे दें। नहीं मिलता, थीम कस्टम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो फिर आपके पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप एलिमेंटर पकड़े, उससे 5 पेजेस बनाए। आपका जो ये वाला टेक्स्ट एरिया, ये सारा आपका एज इट इज बन जाएगा। स्पेसिंग वगैरह सारी आपकी इन जो ये जो आपके बजट कंट्रोल है, यहाँ से देखिए स्टाइल के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ इनकी पैडिंग, मार्जिन, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट भी दी हुई है। जैसे मुझे इसकी अलाइनमेंट को चेंज करके राइट करना है, तो ये राइट अलाइन हो गया। ठीक है, टेक्स्ट कलर को चेंज करके मुझे रेड या कुछ और करना है। ठीक है, टेक्स्ट कलर शुड बी चेंज्ड। चलिए, अगर नहीं भी हो रहा, रिफ्रेश करेंगे तो ये हो जाएगा। समटाइम जैसे पहले इशू आ रहा था, अभी भी डिले आ रहा है, क्योंकि सारा जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल आपको सम टाइम इशू करता है, तो आपको सिर्फ वेट करना है, और कोई ऐसा मसला नहीं है।
और फिर इसके ऊपर एडवांस में अगर आप जाएंगे तो आपके पैडिंग और मार्जिन आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि आप इसका मार्जिन टॉप से जो है ऊपर वाले पैराग्राफ से आप 20 पिक्सल पे मार्जिन दे दें, इसको और नीचे लेके जाना तो आप इसको जितना नीचे लेके जाना चाहते हैं हम लेके जा सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे इकट्ठे चेंज हो रहे हैं, ये इसका लॉक है, तो आप इस लॉक को खत्म कर दें, इन सबको जीरो रहने दें, ठीक है। सिर्फ आपको बॉटम से मार्जिन देना, तो बॉटम से आपका मार्जिन आ गया। सो सारी चीज आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप टूल के ऊपर है। आपको इस पे मोशन इफेक्ट्स लगाने हैं, आप यहाँ से कोई मोशन इफेक्ट इसके ऊपर लगा दें, एनिमेशन आप फेड डाउन कर दें, जैसे ही वेबसाइट लोड होगी ये कॉन्टेंट ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें जो आपके क्लाइंट्स को चाहिए होती हैं वो इस एलिमेंटर के टूल के अंदर अवेलेबल है। सो अब करना क्या है, हमने हमने ये करना है कि जो एलिमेंटर की अपनी वेबसाइट है उसको गो थ्रू करना है। एलिमेंटर जो है वो फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है। जो पेड एलिमेंटर है उसके आपके पास जो लाइसेंस होते हैं उनकी ईयरली प्राइस होती है। समटाइम्स आप लाइसेंस बाय करते हैं और 2 से 3 डिफरेंट साइट्स भी यूज कर सकते हैं। कुछ लाइसेंस आपके ऐसे साल के होते हैं कि पूरे साल में हम जितनी मर्जी साइट्स एलिमेंटर से बनाए। तो कुछ लोगों ने फाइवर के ऊपर गिग्स बनाई हैं, फुल वेबसाइट्स की जिनकी गिग चल रही हैं, वो सिर्फ एलिमेंटर को यूज करते हैं और उनको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है कि वो विद इन आवर्स वेबसाइट रेडी करके जो है वो आगे क्लाइंट को डिप्लॉय कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग आ रही होगी, ठीक है। प्राइसिंग के सेक्शन में अगर आप आए तो अगर आपको एक साइड के लिए पर्सनल एलिमेंटर चाहिए तो $49 पर ईयर पे मिल रहा है, एक साल का उसका लाइसेंस 49 का है। अगर आपको 3 साइट्स के लिए चाहिए तो दैट इज 99 पर ईयर। और अगर आप एक साल के अंदर 1000 साइट्स बनाते हैं, ठीक है, और आप 199 पर ईयर पे करते हैं, $200 आपने साल का देना है, तो आप एक वेबसाइट से $200 निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक वेबसाइट एलिमेंटर में बना के $200 ले रहे हैं तो $200 से आप प्रो एलिमेंटर बाय करें। और प्रो एलिमेंटर के अंदर हेडर और फुटर को चेंज करने की फैसिलिटी भी होती है। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे देखें अपने पेज को हम एडिट कर रहे थे, तो इस एडिटर के अंदर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं वेबसाइट का ये जो हेडर आ रहा है इसको चेंज कर लूं, ठीक है। हेडर और फुटर एलिमेंटर से चेंज नहीं होते, ठीक है। इसलिए मैंने इस लेक्चर का नाम भी थोड़ा सा कस्टमाइजेशन रखा था कि आपको आइडिया होगा कस्टमाइजेशन में हमने काम क्या करना है। तो जो काम हम हमारे पास एलिमेंटर से हो गया वो हमने कर लिया। जो काम एलिमेंट जैसे ये साइड बार एलिमेंटर्स में हाथ हम नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रो वर्जन के अंदर ये सारी फैसिलिटीज आपके पास होती हैं। आप साइड बार लगाएं, साइड बार हटाएं, हेडर को चेंज करें, फुटर को चेंज करें, हर तरह की आपकी डिजाइन चेंजेस उसमें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, लेआउट चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाती हैं। लेकिन उसके लाइसेंस है $200 साल का आपने पे करना है और आप 1000 साइट्स एलिमेंटर से बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोग खुद ग्रुप्स में काम कर रहे हैं या एज अ कंपनी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर ये बाय कर लेते हैं और आप $50 की भी एक साइट जो है वो लेट सपोज देते हैं कि आप स्टार्ट में अपनी गिग को रन करने के लिए कहते हैं कि जब मैं फुल 5-6 पेजेस की साइट जो है आई विल जस्ट क्रिएट दैट इन $50। मार्केट की जो आपकी प्राइस है न्यू सेलर की और बेस्ट सेलर की वही सारी आप चीजें दे रहे हैं, लेकिन आप प्राइस को थोड़ा सा लो करते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास अगर ऑर्डर आना शुरू होते हैं तो आपके पास ये ऐसा टूल है जो कि आपको हर तरह की वेबसाइट बनाने की फैसिलिटीज देगा। फिर इसमें टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं एलिमेंटर में जाता हूँ तो यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं कुछ, यहाँ पे आते हैं वापस। ग्लोबल पे क्लिक करते हैं, ये GoPro है, ठीक है। GoPro पे जाएंगे तो आपको जो है वो इसके प्रो की चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं, ये देखिए ऑप्शन आ रही सेव एज टेम्पलेट्स, ठीक है। आपने जो भी थीम बनाया उसका एज टेम्पलेट सेव कर दें, उसको आप रीयूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक टेम्पलेट की ऑप्शन होती है इसके अंदर। टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो आपको बने बनाए जो पेजेस ऑलरेडी डिजाइन हुए हैं वो मिलेंगे, ठीक है। सी इट इन एक्शन पे क्लिक करते हैं, लेकिन वो फीचर आपके पास यहाँ पे जो है ना प्रो में अवेलेबल है 300+ टेम्पलेट्स का। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, तो पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है, फ्री में भी अवेलेबल था। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी दैट राइट हियर। आपके पास टेम्पलेट्स की ऑप्शन फ्री वाले में भी होती हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक किया, यूज टेम्पलेट विद डजन मोर प्रो फीचर्स टू एक्सटेंड योर टूल बॉक्स एंड बिल्ड साइट्स फास्टर एंड बेटर। तो वो लिखा हुआ है कि प्रो में अवेलेबल है।
तो अभी यहाँ पे टेम्पलेट्स में फ्री में अवेलेबल नहीं है। सो या हो सकता है कि कोई इसके अंदर चेंजिंग आई हो एंड आई डोंट नो अबाउट दैट। तो सबसे बेस्ट रिसोर्स जो आपको इसका मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ से, एलिमेंटर की साइड से। सो हमारा काम क्या है कि हमने एलिमेंटर के ऊपर थोड़ी सी अपनी लर्निंग करनी है और विजिट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमें अगर एक वेबसाइट का यूआरएल दे दिया जाए और हमें उस तरह की सेम साइट क्रिएट करनी है तो हमें सिर्फ मैक्सिमम एक दिन लगे और हम उस तरह की साइट बना लें। तो रिसोर्सेज में आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये टेम्पलेट लाइब्रेरी आ रही है, इसको चेक करें। हेल्प सेंटर में आएंगे, यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल आ रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज में टेम्पलेट पड़े हैं उनको चेक कर लें, और हेल्प सेंटर में वीडियोस पड़ी हैं। तो एलिमेंटर के ऊपर आप किस तरह से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। कौन सा विजेट कैसे यूज होता है, उसकी कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, इसको आपने एक दफा गो थ्रू करना है। तो डेली बेसिस पर अगर आप 3 वीडियोस देखते हैं और विद दिस वीक आप इसको कवर कर लेते हैं तो दैट इज बेस्ट। तो ये ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। तो आपके क्लाइंट को लेट सपोज जिम की साइट चाहिए तो आप उसको ये टेम्पलेट दिखा सकते हैं, मैगजीन ब्लॉग चाहिए ये दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। तो जो टेम्पलेट उसको पसंद आ जाए तो वो कहेगा कि हाँ यार ठीक है, ये टेम्पलेट ठीक है, इसके अंदर मेरा डाटा डाल दो, तो आपका वैसे ही मसला हल हो जाता है कि आपने टेम्पलेट उठाया, उसमें डाटा रिप्लेस किया, 2 घंटे में साइट रेडी की और क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट एन ईजी गेम, हर बंदे से ये काम नहीं हो पाता। आपको बड़ा जो है वो क्या उसे बोलते हैं कि तरीके से क्लाइंट को जो है वो एग्री कराना पड़ता है इस चीज के ऊपर। नॉर्मली क्लाइंट अपने यूआरएल देते हैं, या अगर कोई क्लाइंट आपको क्यूरी करता है और आपको कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह की वेबसाइट चाहिए, रियल एस्टेट की साइट हो, ऊपर हो, प्रॉपर्टीज हो, उसके ऊपर सर्च लगी हो, ये लगाओ वो लगाओ। तो सिंपल, अगर आपको जैसे ये रियल एस्टेट मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करें, इस टेम्पलेट को चेक करें। इस टेम्पलेट के अंदर अगर प्रॉपर्टी लिस्टिंग है, प्रॉपर्टी सर्चिंग है, इस तरह की चीज है, और आपके पास एलिमेंटर प्रो अवेलेबल है, चाहे एक साइट का आप खरीद रहे हैं या आपके पास $200 वाला किसी एजेंसी के साथ काम करते अवेलेबल है, तो उसको टेम्पलेट दिखाएं और सिंपली आप उससे वो ऑर्डर डलवा के वेबसाइट जो है उसको बना के डिप्लॉय कर दें। या तीसरा तरीका क्या है कि आप अगेन थीम फॉरेस्ट पे जाएं, वहां से कुछ टीम्स की स्क्रीनशॉट लें, क्लाइंट को पसंद करवाएं और उसके साथ इतने पैसे आप जो है वो एग्री उसको करवा लें जिसमें से आपके थीम के पैसे निकल आए। इसके अलावा जो है वो चौथा तरीका है नहीं, अगर हुआ तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। तो अब करना क्या है कि हेल्प सेंटर में आपने जाना है, ये एलिमेंटर की कुछ वीडियोस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक मेरे पास ट्यूटोरियल है एक वेबसाइट एलिमेंटर पे क्रिएट करने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो आप लोगों को करना है और आपको सेम साइट बनानी है, कौन सी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, कॉबलर की, कॉपीराइट की बल्कि। तो कॉपी ब्लॉगर बेसिकली उसको आपने क्रिएट करना है। वो मैं आपके ग्रुप के अंदर लिंक ऐड कर रहा हूँ, यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर एलिमेंटर की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। गेट स्टार्टेड विद एलिमेंटर, टेम्पलेट किट्स, मॉडर्न मास्टर क्लास, मोशन इफेक्ट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी मर्जी है, आप जहाँ तक सीखना चाहें। आई वुड से कि आप गेट स्टार्टेड विद एलिमेंटर कोर्स ये देखें, और एलिमेंटर ट्यूटोरियल गेटिंग स्टार्टेड ये देखें, एलिमेंटर 101 देखें। आप ये वाली वीडियोस देखते ही 9 ये 15 ये अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो यू विल मास्टर ऑफ एलिमेंटर। जो जो उसमें वीडियोस फ्री में अवेलेबल है आप उसको समझ जाएंगे एंड यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। वर्डप्रेस में अवेलेबल है, क्या वर्डप्रेस में अवेलेबल है? मैं भी आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आपने क्या बोला है, तो काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा ये मैं लगा रहा हूँ आपके फेसबुक ग्रुप के अंदर, जो कि आपको एलिमेंटर के ऊपर बनाना है। So, 3 टूल हमने सीखने हैं, एलिमेंटर सीखना है, विजुअल कंपोजर सीखना है, और उसके बाद हमको अगर हमारे पास टाइम हुआ तो एक और बिल्डर है साइट ओरिजिन का, उसको देखेंगे। अदरवाइज वी विल मूव टू कस्टमाइजेशंस। ठीक है, क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
नोबडी हैज एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर है? चलो, एक कल क्वेश्चन मेरे पास आया था किसी बच्चे का लास्ट वीक के अंदर, के सर हमें बाय रिक्वेस्ट का अब नहीं पता, मुझे काफी सारी बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं आपको जब आप अपनी फाइवर की गिग्स क्रिएट करते हैं और आपकी कैटेगरी उस बाय रिक्वेस्ट की कैटेगरी से मैच कर रही है। बाय रिक्वेस्ट बेसिकली होती क्या है? फाइवर के ऊपर फाइवर अपनी मार्केटिंग करता है। जो पहली चीज समझने वाली है, वो मार्केटिंग करता है कि हर चीज $5 में करवाएंगे, गेट एनीथिंग डन इन $5। ये क्लाइंट के जहन में बैठ जाता है। अब वो वेबसाइट के ऊपर आता है और चेक करता है कि मुझे जो करवाना है वो $5 में अवेलेबल होगा। लेकिन जब वो गिग्स को चेक करता है तो उसको वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, दो कंसेप्ट है इसमें, एक तो उसको रिक्वायरमेंट वाली चीजें नहीं मिल रही, दूसरी चीज ये है कि वो प्राइस उसको बताई हुई है, ठीक है, वो उसको ट्रू प्राइस समझ रहा होता है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और आपको $5 की बात करता है, इट इज योर जॉब टू एजुकेट दैट क्लाइंट कि भाई $5 में सिर्फ इंस्टॉलेशन होती है, $5 में फुल वेबसाइट नहीं बनती। $5 का मतलब है सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। 3 पेजेस की साइट बनानी है, 2 पेजेस की साइट बनानी है, एलिमेंटर में $30-50 की बनती है। 5 पेजेस की साइट बनानी है, कंटेंट डालना है, $100-150 के अंदर ये काम होता है। तो जो भी क्लाइंट आपका आ रहा है वो अनएजुकेटेड है फाइवर के ऊपर, उसको आपको एजुकेट खुद करना है। उनके जेन में यही होता है, क्योंकि फाइवर मार्केटिंग करता है तो ये वहाँ पे यूरोप साइड पे, यूएसए, कनाडा, इस साइड में जो मार्केटिंग इनकी होती है, तो वहाँ पे लोगों को एड्स शो हो रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है गेट एनीथिंग डन इन $5। तो वो क्लाइंट समझते हैं कि सारा कुछ $5 में पॉसिबल है। तो आपको ये काम खुद करना है कि रिक्वायरमेंट सुनने के बाद उनको बताना है कि भाई इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में ये रिसोर्सेज लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतनी प्राइस होगी। $5 में अगर आप बात करें तो सिर्फ इंस्टॉलेशन है, ये मेरा प्रीमियम पैकेज है या ये मेरा स्टैंडर्ड पैकेज है। आपको अगर इससे रिलेटेड 3 पेजेस बनाने हैं, वेब थीम आप दे रहे हैं तो ये बाय कर लें। अगर थीम मैं बना रहा हूँ, प्रीमियम पैकेज आप बाय कर लें, 3 पेजेस की साइट में आपको बना देता हूँ। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस भी ज्यादा है और आपका थीम जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, मुझे खुद क्रिएट करना है, तो आप एक कस्टम ऑफर खुद से जनरेट कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में बात कर रहे होते हैं, नीचे एक हमारे पास कंट्रोल आता है कस्टम ऑफर का, तो उसमें हम क्लाइंट को कस्टम ऑफर भेज सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा, इतने दिनों में बनाऊंगा, इतनी प्राइस में बनाऊंगा, इतनी रिव्यूअर्स दूंगा, और साथ आप एक गिग सिलेक्ट कर लेते हैं जिस गिग के ऊपर आप ऑर्डर डलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये $5 वाले जो क्लाइंट्स हैं उनका सोल्यूशन ये होता है कि उनको एजुकेट करने के बाद अगर उनका काम इस तरह का है कि आपके तीनों पैकेजेस में कहीं पे मैच नहीं हो रहा, तो आप कस्टम ऑफर उन्हें भेजते हैं, या उनसे कहें कि मेरा स्टैंडर्ड या प्रीमियम पैकेज आप बाय कर लें, उसमें आपका ये काम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि क्लाइंट जब आया, उसने फाइबर को सर्च आउट किया और उसको वहां पे अपनी मर्जी की जो सर्विस थी वो नहीं मिली। उसने होम पेज देखा, कैटेगरीज देखी, उसको अपनी मर्जी की सर्विस नहीं मिली। तो वो एक बायर रिक्वेस्ट डाल के चला गया कि मैं चाह रहा हूँ मुझे इस तरह का कोई बंदा मिले जो मेरा ये स्पेसिफिक काम कर दे। क्या कर दे? मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर कंटेंट डेटाबेस में सेव होता है, लेकिन वो कंटेंट दूसरी दूसरी साइट से मैं स्क्रैप कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं किसी दूसरी साइट से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो इस तरह का बंदा चाहिए जो ये काम कर दे कि मेरी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट करे, वहां से डाटा ले और मेरी वेबसाइट की डेटाबेस में स्टोर करा दे। तो वो एक रिक्वेस्ट डाल देगा और आगे लिख देगा $5 कि भाई मैं चाह रहा हूँ ये काम हो जाए $5 के अंदर। तो फिर बाय रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने उसकी स्पेसिफिकेशन जो है सारी वो पढ़ी और आपने उसके अगेंस्ट उसको एक प्रपोजल भेजा। प्रपोजल में आपने मेंशन किया कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने पढ़ ली है, आपके जो प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। बिल्कुल सोल्यूशन नहीं बताना, लेकिन उसको आपने एक टाइम फ्रेम दे देना है और इस तरह से आपने उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है अपने एक्सपीरियंस से, ताकि उसको लगे कि यार ये बंदा डेफिनेटली प्रॉब्लम को समझता है। ठीक है, कि मैं इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, इतने दिन लूंगा। और उसके बाद अपने बारे में आप बताते हैं कि मैं बेसिकली खुद क्या हूँ, मैं डेवलपर हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर हूँ या पीएचपी डेवलपर हूँ, और मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है और ये मेरे रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। सो बाय रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि अगले बंदे की प्रॉब्लम आपने देखी, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसका जो सोल्यूशन है उसको एनालाइज किया, उस पर कितना टाइम लगेगा और क्या प्राइस आएगी, और वो आपने उसको एक प्रपोजल बना के भेज दिया कि भाई ये सारे काम करूंगा, इतनी देर में करूंगा, इतने पैसे लगेंगे, मेरे बारे में जानना चाह रहे हो तो ये सारी चीजें मेरे बारे में है, मैं इस तरह से डेवलपर हूँ, ये एक्सपीरियंस है, ये पोर्टफोलियो है, ये साइट्स मैंने इन पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, लेट्स टॉक इन इनबॉक्स। तो ये दो एक पैराग्राफ आप लिख के और अपनी प्राइस बता के तो आप क्लाइंट को भेज देते हैं। बाय रिक्वेस्ट आपको कहाँ पे शो होती है? अगर मेरे पास यहाँ पे फाइवर चल रहा है, चेक करता हूँ दोबारा। अच्छा, बाय रिक्वेस्ट कहाँ पे आती है आपके पास? मोर पे क्लिक किया तो ये आ गई बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास अभी एक्टिव 7 बाय रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं। ठीक है,
जिस कैटेगरी की मैंने गिग क्रिएट किया है, मेरे पास यहाँ पे 7 एक्टिव ऑफर्स हैं। इनमें से मैं किसी एक ऑफर की ऊपर जो है उसको क्लिक करूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट देके अपने क्लाइंट को या जिस भी बंदे की ये बाय रिक्वेस्ट है उसको मैं प्रपोजल भेज दूंगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए ये मसला ये प्रॉब्लम जो है हल करूंगा और इतने पैसे लूंगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो बाय रिक्वेस्ट होती है वो आपकी गिग की कैटेगरी से रिलेटेड होती है। अगर किसी को बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही तो आपकी गिग की कैटेगरीज में भी फॉल्टी है, या उस गिग की कैटेगरी में कोई बाय रिक्वेस्ट पिछले 24 आवर्स में नहीं आ रही, क्या उस टाइम के अंदर लोगों को बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है। जैसे ये बंदे ने लिखा हुआ है, आई एम लुकिंग फॉर वर्डप्रेस डेवलपर, हैव एक्चुअली वर्डप्रेस वेबसाइट बट आई वांट टू एन नेटिव ऐप फॉर दैट वेबसाइट व्हिच वर्क्स बोथ ऑन आईओएस एंड एंड्रॉइड, और मैं $100 दिया। ठीक है। अब बेसिकली ये बंदा खुद मुझे डेवलपर लग रहा है जो कि काम को आउटसोर्स करवा रहा है, तो ये डेफिनेट प्राइस आपको ठीक नहीं लग रही। आई हैव 3 WP forms on a website. I request to code from form on the home page and a contact form on contacts page and a form on careers page. I have email delivery issues. Need to configure WP forms to deliver all the field emails on the form as well. I'm looking for configure my WP forms, deliver emails with all fields filled on। तो मतलब उसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसके पास फॉर्म बने हुए ईमेल्स नहीं जा रही, 20 लोगों ने इसको रिक्वेस्ट कर दी है, $5 की इसने लगाई हुई है। तो आप भी इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको बताएंगे कि भाई 3 फॉर्म्स के इशू है, उनको रिजॉल्व करना है, ईमेल करना है, दैट कैन टेक 2 डेज। 2 डेज के हिसाब से देखो तो कम से कम अगर आप घंटे का भी देखो तो $5 चार्ज होता है। तो मैं अराउंड इसको 5 और 5 10 घंटे का चार्ज करूंगा, तो 50 से लेकर $100 तक चार्ज करूंगा, तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तो सिंपली आपको सेंड ऑफर के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, और वहां से आप अपनी बाय रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। तो यहाँ से आपको जिस आई एम लुकिंग फॉर समवन टू बिल्ड माय वर्डप्रेस सच कैपेबिलिटीज, आई हैव क्रिएटेड एचटीएमएल टेम्पलेट एंड कस्टम थीम फॉर माय वर्डप्रेस बट नीड टू मैरी द टू। यानी उसको अपने एचटीएमएल को वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करवाना है। I need to be able to easily and book that can be searchable, click through custom HTML for the author, add books and managing the files through WordPress is desired, not through custom templates. You can view the site at this to see the such capabilities to date। So इस तरह के काम I can think you guys can do after 2 months। अगर आप 1 से 1.5 माह काम करते हैं मेरे पास तो इंशाल्लाह आप इस तरह की चीज के ऊपर काम करने के काबिल हैं, हो जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे ड्यूरेशन उसने 3 दिन लिखी हुई है कि 3 दिन में ये काम करना है। आप यहाँ पे सेंड ऑफर पे क्लिक करें और अपनी जो है आपकी स्पेसिफिक जो भी आपको लगता है किस ऑफर के रिगार्डिंग होना चाहिए वो उसको बता। समवन टू बिल्ड माय वर्डप्रेस सर्च कैपेबिलिटीज। अब सबसे पहले आपके पास क्या तरीकेकार है, आपने बाय रिक्वेस्ट में देखा किसी बंदे ने यूआरएल प्रोवाइड किया हुआ, सबसे पहले यूआरएल के ऊपर जा रहे हैं आप, यूआरएल पे जाके देखेंगे क्या बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी सर खपाई जो है ये आपको करनी पड़ती है, उसके बगैर तो कुछ नहीं होता। ठीक है, होम पे जाते हैं। अबाउट अस, क्लाइंट, सबमिशन राइट्स, मिस्ट्रीज। तो ये एक सब डोमेन बनी हुई है, मिस्ट्रीज डॉट कैटसेकर.com। इस वेबसाइट को एक दफा गो थ्रू करें, उसके बाद उसके ऊपर प्रपोजल भेज दें आप। अभी तक मुझे कोई सर्च वाली कोई फंक्शनलिटी मिली नहीं है कि यहाँ पे लगी हो। और ये भी मुझे सिंपल एचटीएमएल के पेजेस लग रहे हैं। कैसे चेक करेंगे पीएचपी में बनी हुई है कि नहीं? सिंपल उठाएं इसको, उठा कर बट सीएमएस में डाल दें और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा क्या वर्डप्रेस में प्लेन एचटीएमएल है। ठीक है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कितना काम होने वाला है इसके ऊपर। अपाची वेब सर्वर है और कोई भी सीएमएस नहीं लगा, इसका मतलब प्लेन एचटीएमएल के पेजेस लगे हुए हैं। सो अब आपको फुल वेबसाइट क्रिएट करनी है और अगर आप एलिमेंटर में करना चाहें तो ये वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे आई होप यू आर डूइंग वेल। 1500 करेक्टर है आपके पास मैक्सिमम। तो एक बाय रिक्वेस्ट मैं लिख रहा हूँ, आई विजिटेड योर वेबसाइट, it's a plain HTML template for 5 pages, for all pages। देखिए उसने मांगा क्या हुआ है,
आई वॉन्ट टू बिल्ड माई वर्डप्रेस सर्च कैपेबिलिटीज, यानी उसको सर्च चाहिए, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड HTML टेम्पलेट्स एंड अ कस्टम थीम फॉर वर्डप्रेस बट नीड टू मैरी द टू, ठीक है। I need to be able to easily add books that can be searchable with a click through to a custom HTML page for author. Adding books and managing the files to WordPress is desired, not through custom templates. You can view the site at this to see the search capability to a date. तो राइट्स पे तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि सर्च कैपेबिलिटी टू अ डेट हमें वहां पे मिल जाए। तो एक दफा उस पॉइंट को दोबारा देखते हैं, राइट्स पे कोई ऐसी चीज अवेलेबल है। वापस आते हैं। You can view the site at this to see the search capability through a date. I need someone to navigate and set up the functionality properly through posts or pages. That is great. So if you're doing well, I visited your website. It's a plain HTML template for all the pages. I can convert your HTML template to a WordPress based website. ठीक है। दूसरा उसको क्या चाहिए, सर्च फंक्शनैलिटी। आई विल ऐड सर्च कैपेबिलिटी through date, and you will definitely have functionality to manage books and related content through admin। जो उसको चाहिए कि डिजाइन भी बन जाए और मैं एडमिन से बुक्स ऐड करूं और वो उस तरह से विजिबल हो, और ऑथर का कस्टम HTML पेज चाहिए। एंड आई विल कोड फॉर कस्टम HTML पेज ऑफ ऑथर। ठीक है, इतना बता दिया, 320 कैरेक्टर्स हो गए। लोग बड़ी बड़ी चीजें इसमें बताते हैं, बना बना टेम्पलेट होता है, उठा के डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना कि आपने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है और आपने बाय रिक्वेस्ट देखी और उसके अंदर वो कॉपी पेस्ट किया और भेज दिया। ये आप गलत करते हैं। आप टेलर्ड प्रपोजल, इसको आप प्रपोजल कह सकते हैं। आप टेलर्ड प्रपोजल लिखेंगे, उसकी जो उसने चीजें बताई हुई हैं उनको एक दफा पढ़ें, उसने जो लिंक दिया है उसको एक दफा विजिट करें, और उसके बाद जाके आप जो है उस पर काम करें। जैसे इस पेज के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या, एक PDF शो हो रही है, इसके अलावा कोई सर्च फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये भी क्वेश्चन उसको थ्रो करने वाला हूँ। I visited your I visited। दूसरी चीज है, कुछ क्लाइंट को आपने जब स्टार्ट में भेजना प्रपोजल, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, वरना क्लाइंट को समझ आ जाती है कि ये बंदा कंफ्यूज है और इसको समझ नहीं आई मेरे काम की, इसने ऐसे मुझे बिड भेज दी है। एंड कुड नॉट सी एनी सर्च फंक्शनैलिटी implemented। I would definitely want to learn more। उस पे छोड़ दें, वो खुद आपको बताए, बजाय इसके कि आप अपने लंबे लंबे क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं। इसके बाद अपने बारे में बताएं, अबाउट मी का सेक्शन डाल दें छोटा सा। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, am working on for last 5 years on WordPress। ठीक है, बिलो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। बिलो आर अ फ्यू वर्क सैंपल्स ऑफ माइन। ठीक है,
और नीचे आपने जिन वेबसाइट्स पे ऑलरेडी काम किया हुआ उनके लिंक दे दें। अगर आपके पास पहले से वेबसाइट्स नहीं है तो आप अपने सोशल सर्कल से लोगों से ले सकते हैं, कुछ लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो प्रोवाइड कर दें। और अगर आपको लगता है कि वो लिंक्स बिल्कुल रिलेटेड है उसकी रिक्वायरमेंट से, तो लिंक्स बताने के बाद आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। ठीक है, आई एम लुकिंग टू हैव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, या कुछ लोग, चले यही लिख लेते हैं, बाकी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। योर साइड, लेट्स डिस्कस डिटेल्स इन इनबॉक्स। ठीक है, अब आप उसको कह रहे हैं कि आप इनबॉक्स में आओ, मजीद बात वहां पे करते हैं। तो क्लाइंट को इनबॉक्स में लाने के लिए ठीक है, उसकी अपनी प्राइस फेयर है, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी प्राइस जो है वही कोट कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे लिए तो फेयर नहीं है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा तो आई विल डेफिनेटली चार्ज अराउंड अराउंड 900 to $1,000, लेकिन स्टार्टर के लिए फेयर है, तो आई एम एडिंग $250 है। डिलीवरी टाइम जो होगा इस वेबसाइट का दैट कैन बी अराउंड 5 days। तो अभी आप 3 दिन कर लें ताकि आपके पास इनबॉक्स में क्लाइंट आ जाए उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, जब आपके साथ बातचीत उसकी कंप्लीट हो जाए तो जब आप ऑर्डर डलवाएंगे और बाद में आप उस टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिविजन्स डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं अनलिमिटेड ही दूंगा। ठीक है, आज फॉर गिग रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, और स्कोप ऑफ वर्डप्रेस डेटाबेस थीम इंस्टॉलेशन, हाँ ये चीज़ें आपकी डेफिनेटली स्कोप में आ रही हैं, इनको आप ऐड करना है। थीम इंस्टॉलेशन भी होगी, प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन भी डेफिनेटली बात होगी। आप मैक्सिमम जो है वो 2 या 3 या 5 प्लगइन जो है वो यहाँ पे आप 5 लिख दें और अपनी ऑफर को सबमिट कर। ठीक है, तो आपकी ये एक बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो गई है। तो दिन में आप मैक्सिमम 10 बाय रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं, लेकिन बाय रिक्वेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपकी गिग्स जो है वो उस कैटेगरी की हो जिनमें बाय रिक्वेस्ट आ रही हैं, आपकी गिग अच्छी बनी हो, सर्च में आ रही हो और आपको बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो हो रही हो। समटाइम्स न्यू सेलर को बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, वो इसलिए कि न्यू सेलर जो है वो बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं क्लाइंट्स को, वो क्लाइंट्स जो है वो नए होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको अपनी मर्जी की सर्विस नहीं मिलती, वो मार्केटिंग से प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और नया जो यूजर होता है या नया सेलर होता है वो अपनी सर्विस को जो है वो सेल आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बायर जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़ के चला जाता है। तो ये एक थोड़ी सी रीजन है जिसकी वजह से न्यू सेलर्स को बाय रिक्वेस्ट कम शो हो रही है। लेकिन जैसे ही आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं, लेवल 1 पे पहुंचते हैं, लेवल 2 पे पहुंचते हैं, तो यू विल गेट अराउंड 1000 काइंड ऑफ बाय रिक्वेस्ट, जहाँ पे आपको अपनी मर्जी का बहुत सारा काम मिलेगा। और आपका ये जो मसला है कि जी मुझे, मैं देख रहा हूँ और काम बड़ा मुश्किल है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इस ये मतलब मेरी मर्जी का काम नहीं है, ये मसले आपके हल हो जाएंगे। आपको छोटे छोटे इशू फिक्सिंग के काम भी नजर आएंगे, आपको फुल वेबसाइट के काम भी नजर आएंगे, कस्टमाइजेशन के काम भी नजर आएंगे, और इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे। अभी के लिए जो चीज़ है वो ये है कि हमें फुल वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, उसके लिए हमें ड्रैग एंड ड्रॉप टूल आना चाहिए ताकि हम विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें और अपने बायर को वो वेबसाइट दे के उससे अपने पैसे ले सकें। सो आज मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा एक फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर आप लोगों को करना क्या है, सिंपली अपने जो फाइवर की प्रोफाइल लिंक्स हैं वो सारे ऐड कर देने हैं, और मैं एक लेक्चर डिवाइस कर लूंगा, उस लेक्चर के अंदर जो है अ, हम देखेंगे वन बाय वन सबकी गिग्स को। और इसलिए नहीं कि किसी की कोई इज्जत बिस्ती का मसला होगा, उसमें देखेंगे वन बाय वन सारे ताकि पता लगे मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ताकि सबको वन टाइम पता लग सके। अदरवाइज 1 to 1 सबके साथ सेशन करना पड़े तो दैट टेक्स टू मच टाइम, और इतना टाइम जो है वो मुश्किल हो जाता है आपके वन बाय वन सबको दें। ठीक है, सो ये थोड़ा सा जो है आप लोगों ने ख्याल करना है कि फॉर्म जो है वो टाइमली फिल कर देना है, ताकि मैं एक लेक्चर डिवाइस करूं और उसमें हम लोग सारी चीज़ों को एक दफ़ा देख सकें। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। मैं समझता हूँ आज के लिए जो हमने काम किया दैट इज इनफ,
इसमें कहीं भी आपको कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकते हैं, रैंडम आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो काइंडली मुझे बता दें। एवरीथिंग क्लियर? ओके, ग्रेट। So what do you guys want to discuss for these 25 minutes? Because I'm not gonna share more content in today's lecture क्योंकि ऊपर से हो जाएगा आपके, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा। थोड़ा सा एलिमेंटल के ऊपर मैं वापस आता हूँ। ये जो वीडियोस हैं इनके ऊपर, इनको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हर कंट्रोल के बारे में आपको वन बाय वन जो है वो बताता जाएगा। तो ये वीडियोस आप लोगों ने देखनी है, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच मिनट की वीडियोस हैं। इसके अलावा एक एक घंटे का एक ट्यूटोरियल है जिसमें वो फुल वेबसाइट क्रिएट करता है स्क्रैच से, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके पास प्रो वर्जन में होती हैं, और आप जब फ्री वर्जन पे काम कर रहे होंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। उसमें परेशान नहीं होना, सिर्फ आप बॉडी का कंटेंट क्रिएट करें। हेडर और फुटर जो है उसको आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हेडर और फुटर की टेंशन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ बॉडी का कंटेंट जो है, पेज का कंटेंट उसको क्रिएट करें। हेडर और फुटर को बाद में हम कस्टमाइजेशन के थ्रू चेंज कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कितनी वीडियोस हैं जी? 9 वीडियोस हैं, ठीक है। ये आपको करनी आनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने जो कंप्लीट करना है, जो टेम्पलेट दैट इज कॉपी ब्लॉगर, जो मैंने आपके साथ आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। और फाइवर का जो आपका गिग टेम्पलेट था वो भी मैंने आपके साथ लास्ट वीक में आपके ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो अगर किसी को गिग क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है, इसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, और किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। जी, कोई इशू नहीं है किसी का फाइवर के रिलेटेड? अभी तक जो करवाया उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली लेट मी नो। चलें, आपके साथ आपका फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा वो कैसे फिल करना है, ताकि आप लोगों को उसमें कोई मसला ना आए। जस्ट गिव मी 5 more minutes so I can share that form with you and you guys can see how to fill that form. मीनवाइल अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।
मुझे लग रहा है सबको सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई मसला नहीं है, और बड़ी जबरदस्त बात है ये। तो कितने लोग कहते हैं कि यार कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? थोड़ा सा मुझे ये पोल भी बता दें आप लोग, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो जिन लोगों को कोडिंग का नहीं पता उनके लिए साथ साथ मैं HTML CSS थोड़ी सी स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊँ, देन आई मूव टू PHP एंड MySQL, ताकि वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन करने में आप लोगों को इश्यूज ना आए बिल्कुल भी। उससे पहले सिर्फ आप एलिमेंटर जैसे ही आपका कवर हो जाता है तो मैं साइड पे आ जाऊंगा। तो कितने लोग कहते हैं कि हम ये पार्ट जो है नहीं आता, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, ये चीजें नहीं आती? फिर भी मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है दैट कंटेन्स HTML CSS, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। बट आई ट्राइड कि हम एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अर्निंग की तरफ आ जाए, और उसके साथ साथ हम लोग जो है टेक्निकल स्किल्स उनको कवर कर लें। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती? वो मुझे ज़रा काइंडली बता दें, चाहे इनबॉक्स में बता दें चाहे कमेंट्स में बता दें अपने नाम के साथ। बूटस्ट्रैप नहीं आती, और कुछ कुछ आइडिया है, बूटस्ट्रैप नहीं आती काफ़ी सारे लोगों को। चलें, कुछ 2 से 3 लेक्चर्स में आपके HTML पे करवाऊंगा, और जिन लोगों को HTML नहीं आती, व्हाट दे हैव टू डू इज, आज आप में से जितने लोग इस लेक्चर को कवर कर रहे हैं, अगर आपको HTML नहीं आती तो जस्ट सेंड मी अ मैसेज इन इनबॉक्स, अपना नाम बता दें, और जो स्किल आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप में से नहीं आती वो सिर्फ मेंशन कर दीजिएगा मुझे, ताकि नंबर ऑफ पीपल्स का मुझे आइडिया हो जाए। कुछ मैं ग्रुप के अंदर जो है वो एक पोस्ट जो है वो क्रिएट कर दूंगा, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इनबॉक्स मुझे लाजमी कर दीजिएगा। क्योंकि गोल ये है कि आप लोग जो है वो प्रोफेशनली सारे इस काबिल हों कि अगर आपको किसी भी क्लाइंट का किसी भी तरह का काम करना पड़ जाए तो आपको वो सारा कुछ आता हो। चलें जी, प्रोफाइलिंग फॉर्म जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका आपका जो फॉर्म है उसका लिंक सबमिट हो जाएगा, और अगर आपके पास राइट नो सिर्फ फाइवर का लिंक है तो फाइवर का लिंक आप लोग अब जो है वो ऐड करके आप उसको सबमिट करवा दें। लेटर ऑन आप इसको एडिट करके इसी लिंक पे आके आप उसको एडिट करके अपना अपवर्क का, फ्रीलांसर का, पीपल पर आवर का जो है वो लिंक शेयर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जो आपका ई रोजगार लिस्ट में नेम है वो एंटर करना है, जो आपका CNIC है वो एंटर करना है, और देन ईमेल जो आपका ई रोजगार रजिस्ट्रेशन के अंदर यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नेम और यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे आपका नॉर्मल जो ईमेल जिस पे आपकी कम्युनिकेशन में होती है वो। फाइवर का प्रोफाइल लिंक, अपवर्क का प्रोफाइल लिंक, फ्रीलांसर का प्रोफाइल लिंक, पीपल पर आवर का प्रोफाइल लिंक, और फीडबैक अगर आपकी तरफ से कोई है तो वो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। और नेम जब आप एंटर करें तो कोशिश कीजिएगा अपना ई रोजगार का नेम के साथ साथ एक डैश, जैसे मेरा नाम वकास अली है तो मेरा FB प्रोफाइल नेम भी वकास अली है, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन है कि अगर मुझे किसी को कल को कांटेक्ट करना पड़ जाए फेसबुक के ऊपर, आई डोंट नो कि जो अपना ई रोजगार की लिस्ट है उसमें नाम जो है वो डिफरेंट है, कुदसिया बानो नाम है, लेकिन जो यहाँ पे फेसबुक पे वहाँ पे हूर पर ही नाम है। तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है टैली करना कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। सो आपका अगर फेसबुक नेम डिफरेंट है, अपना ई रोजगार का नाम दें, आगे डैश लगा के अपना जो आपका FB नेम है वो भी साथ ऐड कर दें, ताकि अगर कल मुझको मुझे आपसे डिस्कस करना पड़ता है किसी चीज़ का, डाटा को मिस है, कोई इशू है, तो आई कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू वेरी क्लियरली। ये ना हो कि मैं ढूंढता फिरूंगा ये बंदा कौन है और ये फेसबुक पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और बॉयज भी जो किंग और प्रिंस वाले नाम रखे होते हैं आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर, तो आप भी अगर आपका किंग प्रिंस है या डैशिंग बॉय है जो भी है, ई रोजगार की लिस्ट में जो आपका नाम है वो लिखें, डैश देके अपना FB नेम भी लिखते हैं, ताकि कांटेक्ट करने में मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया किसी को? बूटस्ट्रैप नहीं आती PHP में और JS नहीं आती, सो यस आई विल डेफिनेटली मूव टू दैट। सिर्फ आप एक दफा एलिमेंटर जो है उसको कंप्लीट कर लें, एलिमेंटर की वीडियोस कवर कर लें, 1 घंटे का ट्यूटोरियल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको अपने सिस्टम पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के देखना चाहें उसको देखें। उसके बाद वो वेबसाइट बनाएं कॉपी ब्लॉगर की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जैसे ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है वी विल डेफिनेटली मूव टू द स्किल्स कि इसमें HTML CSS
Bootstrap, and then JavaScript, jQuery, and then we'll move to PHP and MySQL. ठीक है, जब ये चीजें कवर हो जाएंगी, then WordPress customization will be like a piece of cake for all of you. आसान हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ आप लोग जो है वर्डप्रेस की जो डेमो इंस्टॉलेशन है उसके क्लाइंट, फुल वेबसाइट क्रिएशन के क्लाइंट्स, या कोर पीएचपी का कोई काम आता है उसके क्लाइंट्स पकड़ते जाइएगा, और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग जो है वो प्रोफाइल लिंक्स अपने अपवर्क के और उसके भी क्रिएट कर लेंगे, तो थिंग्स विल बी क्वाइट इजी। इस फॉर्म के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको क्या करना है? एक दफा आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, यही यूआरएल जो ऊपर आ रहा है आपके ग्रुप में शेयर होगा। दोबारा अगर आपको अपवर्क का या और टू कंफर्म आवर डॉक्यूमेंट राइट, ये आप उनसे पूछेंगे। आप लैब मैनेजर से या एसएनई से कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कि किसके डॉक्यूमेंट्स का इशू है और क्या इशू है। मेरा जो आपका है एक लिंक वो ट्रेनिंग की हद तक है, या आपको कोई इशू आ जाता है उसकी हद तक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन वो मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव लैब मैनेजर सियालकोट के हैं तो ये इब्राहिम साहब से कांटेक्ट कर लें, जेलम के हैं तो आप कांटेक्ट कर लेंगे तौसीफ साहब से, ठीक है। या वकास है वहाँ पे, ऐसे नहीं है यहाँ पे मोहसिन ऐसा नहीं, उनसे आप अटेंडेंस के रिगार्डिंग कोई इशू है तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर दीजिएगा। जो एलिमेंटर के ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ, प्लेलिस्ट जो आपके यूट्यूब चैनल की है, ये लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप लोगों ने गो थ्रू करना है, और एक आपके साथ 1 आवर ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, उसको गो थ्रू करना है। सो विद इन नेक्स्ट वीक, मंडे और ट्यूसडे, आप सबके पास कॉपी ब्लॉगर की साइट जो मैंने आपके ग्रुप में एज एन असाइनमेंट ऐड की है वो बनी होनी चाहिए, ताकि मैं फर्दर फिर कोड की तरफ और कस्टमाइजेशन की तरफ जा सकूं। क्लियर हो गया? किसी की कोई चीज रहेगी जो पूछने वाली, अगेन पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है, कोई इशू नहीं है किसी का? चलिए, इंशाल्लाह कोई इशू अगर आपके पास आता है तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉर्ट आउट करेंगे। यू कैन इनबॉक्स में योर इशू। कुछ के इश्यूज जो इनबॉक्स में आए हुए थे पिछले वीक में, मैंने आज लेक्चर में उन सबको कोशिश की है कि उनके इश्यूज क्लियर हो जाएं। स्टिल अगर किसी का कोई इशू आता है तो ही कैन टेक्स्ट मी, और शी कैन टेक्स्ट मी थ्रू फेसबुक इनबॉक्स। तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अपनी गिग्स को कंप्लीट करें, वर्डप्रेस डेमो इंस्टॉलेशन की गिग को कंप्लीट करें, फुल वेबसाइट क्रिएशन की गिग को कंप्लीट करें, इशू फिक्सिंग की गिग बनाएं वर्डप्रेस की, उसको ऐड करें। ये 3 गिग्स बनाएं, अपना फाइवर प्रोफाइल लिंक जो है मेरे साथ शेयर करें। विद इन दिस वीक जो है आपके लिंक्स मेरे पास आ जाने चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपके साथ जो है आपकी 1 बाय 1 गिग्स और आपकी प्रोफाइल लिंक के बारे में बात कर सकूँ कि हाँ कहाँ पे किसको क्या इशू है, ठीक है। तो डाटा मेरे पास होगा तो देन आई कैन डू दैट। इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप होती है अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।